उसमें देख लो। तो देखो इसमें आप चेक करो, देखो यहाँ पे NO2 लिखा है। अब तुमको मैंने बताया था तुम्हारी जो एनसीईआरटी की लाइन है जो वहाँ NO2 है ही नहीं, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने वहाँ बढ़ा दिया था ना, हमने ऑर्डर लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था? CO है, CN है, फिर क्या है? NO2 है, उसके बाद यहाँ पे EN है। तो बुक में ये नहीं दिया है। अगर आप बुक ही देखो, मैंने अपने ऑर्डर में लिखवा दिया था, NO2 डलवाया था, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? NO2। अब आप जाओ उन दोनों में, तो अब उन दोनों में तो है ही नहीं, क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ाया था अमोनिया कुछ करके पटाओ मन से। तो इसका मतलब उसमें मेटल आते नहीं है, निकल तो उसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब अब कहाँ जाएँ? सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में आएंगे तो सीक्वेंस में क्या मिलेगा? अमोनिया पहले है और वाटर पीछे है। समझ में आ रहा है कि हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं? अमोनिया पहले है, वाटर पीछे है। तो इसका मतलब इनमें जो है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड काम करेगी। तो इसका मतलब अमोनिया को और पीछे रख लो। वाटर कहाँ होगा? वाटर जो है अमोनिया से पीछे है। इसका मतलब लिस्ट में अगर देखेंगे तो इसके बाद आपका यहाँ अमोनिया आएगा, और वाटर कहाँ है? इसी सीरीज में पीछे है। तो अगर वाटर पीछे है तो इसका मतलब पेयरिंग कम कराएगा इन कंपेरिजन टू अमोनिया। तो सबसे कम पेयरिंग कौन कराएगा? वाटर। तो इसका मतलब सबसे वीक फील्ड यही है। इसका मतलब वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो एनर्जी का अगर ऑर्डर पूछता, स्प्लिटिंग का ऑर्डर पूछता, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है? लिगेंड पे। पढ़ा चुका हूँ, क्रिस्टल फील्ड लिगेंड पड़ती है लिगेंड पे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो मतलब E। तो इसका मतलब ये E किस पे डिपेंड करती है? लिगेंड पे। बताया था लिगेंड पे डिपेंड करती है। तो अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है, लिगेंड स्ट्रांग है तो ये ज़्यादा होगा, और लिगेंड वीक है तो ये कम होगा। तो इसका एनर्जी, तो इसका मतलब E का मतलब है ये। तो अगर आप एनर्जी का ऑर्डर पूछता तो आंसर पलट के लिखा जाता, लेकिन वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है तो आंसर यही रहेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अरे यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर वो याद नहीं हुआ तो बहुत सारा सवाल नहीं लगा पाओगे। तो वाटर सबसे पीछे है, और सबसे पीछे है इस सीरीज में, इन तीनों में देखा जाए, इनमें तो वाटर सबसे पीछे है। तो ये पेयरिंग कब कराएगा? स्प्लिटिंग कम कराएगा, एनर्जी कम होगी, और जिसका एनर्जी कम होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ ज़्यादा पूछ रहा है, आप आर्डर पूछ रहा है, आर्डर आप वेवलेंथ, ये देखो वेवलेंथ का आर्डर। तो वेवलेंथ किसी की अगर ज़्यादा तब होगी जब उसका वीक फील्ड लगा हो। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये दोनों तुम्हारे कोर्स में नहीं थे, और ये दोनों तुम्हारे नीट में आए हैं 16 के सवाल, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं बोला नहीं है। बोला है मेटल कार्बोनिल, बहुत अच्छी तरीके से बोला है, लेकिन मेटल कार्बोनिल के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये सवाल तो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि 16 तक आया था, 18 तक आया था, लेकिन अब नहीं आ रहा है, क्योंकि अब लेवल बहुत हल्का कर दिया गया है। बहुत हल्का सवाल पूछते हैं। अब बताओ होमोलिप्टिक अगर पूछा जाए तुमसे, हेट्रोलिप्टिक है तो मतलब क्या है यार? फिर इतना पढ़ाने क्या मतलब है इसकी? घुस के फिर भी पढ़ा दिया जाए इसे। इतना सिंपल सवाल आता है वो भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि हवाई में रहते हो, बड़ा चीज़ देखते हो, बड़ी चीज़ अच्छी लगती है देखने में ही है, तो कहाँ ये समझ में आएगी छोटी चीज़ें। और एकदम कल आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ये भी 2 क्वेश्चन गया। पहले 5 आता था, अब 2 कर दिया ना, रिड्यूस कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये 2 सवाल गया। आना है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। ये आप रिकॉर्ड सुन लीजिएगा। कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, मैं सब पढ़ा दिया हूँ। मैं इसमें जो है ये सब बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो ये रहा इसके बारे में। तो अभी पढ़ाया था सिनर्जिक बॉन्ड, तो लेन देन सिनर्जी का है। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। तो देखो कोई भी मेटल होगा, ये मेटल होगा, तो यहाँ मेटल कार्बोनिल लेगा, और यहाँ पे लगा होगा नंबर, सब में है। अब वो कितने टाइप के हैं आपने देख लिया, बहुत सारे हैं। NiCO4 है, F4 है, FeCO का होल 5 है, फिर उसके बाद कोबाल्ट और मैग्नीज के साथ है। कहीं पे जो है ब्रिज बॉन्ड कल बनाया था, तो आपके पास एग्जाम्पल 5-6 हैं, अभी लिख के दिखाता हूँ कौन कौन है। तो उसमें जो है मैंने ऐसे लिख दिया। तो किसी एक की बात करते हैं। तो यहाँ का सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। इसका मतलब ये जो ये बॉन्ड है, ये C और O, तो कल पढ़ा गया था, याद करो, ऐसे बनाया था ना, ये याद नहीं आ रहा होगा, कल ये बनाया था। इसमें लंबाई, तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होती है। तो पाई का कोई मतलब ही नहीं है, जैसा लगता है पाई यानी फ्री मिल गया है, कहीं पड़ा मिल गया है। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड का कोई लेन देन नहीं है, पढ़ाया था आपको। पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइन से कोई मतलब नहीं है। पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर में भी काम नहीं आता है, तो पाई का मतलब फ्री है।
और बनता कहाँ है, ऊपर, यानी साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से। तो हमेशा ये सही में तो ये लिखा है, लेकिन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ऐसे लिखा रहता है, जो कहीं लिखा होगा ये तो वैसे। अब बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, ये क्या लिख दिया, पढ़ाया था कल सर ने 3 बॉन्ड दिखाया है, सिंगल बॉन्ड, यही परेशान है, पूरा रात तो इसमें कट जाती है कि क्या करें, मर जाएगी क्या कर लें। तो इसमें कौन कौन बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो हमें पाई से तो कोई लेन देन है नहीं, किसका लेन देन है, सिग्मा से, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग एकदम हेड टू हेड होती थी और यही काम आता है। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया आपको, तो पाई बॉन्ड से कोई लेन देन नहीं, शेप में पाई बॉन्ड से कोई लेन देन नहीं। तो बॉन्ड लेंथ भी अगर कंपेयर करेंगे, निकालेंगे तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का देखेंगे, क्योंकि पहले सिग्मा बनता है। तो देखो ये CO सिंगल बॉन्ड क्यों लिखा है, ये मतलब पता चल गया आपको। अब यहाँ पे देखना है कि जो फ्री CO बॉन्ड लेंथ होता है उसकी लंबाई ये होती है। अगर कुछ इसके साथ मेटल ना लगा हो, यानी ये मेटल कार्बोनिल ना लगे हों, जैसे मान लो ये ऑप्शन है 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये लगे ना हो, तो सिर्फ CO देखा जाएगा। तो इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.12 एंगस्ट्रॉम। अरे इनको मेटल के साथ लगाएंगे, ऐसे मान लो तुम ही हो, अकेले रूम लियो, आराम से पढ़ो, जब चाहो तब पढ़े रहो, क्या दिक्कत है, चाहे उल्टा रहो चाहे सीधा रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मान लो 2 लोग के साथ एडजस्ट करना है तो दिक्कतें बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। हो सकता है पैर ऊपर बजाय पैर नीचे करना पड़े, ये करना पड़े, तो वो कुछ कंजस्टेड मामला हो जाएगा। टाइम से उठना, लाइट जला रहे हो, ये है तो दिक्कत होगी। तो देखो यहाँ जैसे मेटल के साथ ये लगेंगे तो कुछ दिक्कतें हो जाएगी। तो अगर फ्री में तो लंबाई ये थी, उसके बाद भी अगर हम डिफरेंट मेटल लगा रहे हैं, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट और निकिल, अब ये 4 लोगों के साथ CO ही लग रहा है, तो इन चारों में से या और कोई भी हो, बहुत सारे मेटल हैं, उनके साथ लगता है, तो उनकी लंबाई में किस में ये जो है थोड़ा कंफर्ट रहेगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा, नहीं पैर ज़्यादा फैला लेता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार इतने सारे मेटल है पूरे पीरियड टेबल में, किसी के साथ लगता है, तो किस में अगर लगे, तो यहाँ सिंपल 4 ऑप्शन है। तो कह रहा है इन चारों में आपको बताना है किसके साथ लगा होगा जो इसकी लंबाई ज़्यादा हो। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि इसके साथ लगा हो, तो इसमें कुछ चार्ज लिखा होगा ऊपर नीचे, कुछ मिट गया है, मैं देखता हूँ। पहले में लिखा होगा -2, यहाँ पे -2 लिखा है, और MnCO के प्लस लिखा है, ये यहाँ पे प्लस लिखा है। उसके बाद ये NiCO4 लिखा है, और CO ये है, क्योंकि हमें सबसे पहले चार्ज देखना है। ये चार्ज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे माइनस है, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि देखो कोई ऐसा पड़ोसी हो जो उसको रिपल पैदा करता हो, रिपल्सन पैदा करता हो। पहले अकेले पड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ ऐसा करा दिया जाए कि उसके साथ कोई 1-2 पार्टनर लगे हो, या अकेले कोई 2 ही लोग लगे हों। जैसे पहले अकेले था कोई दिक्कत नहीं, अब लगे हैं 2 लोग, ये भी है ये भी है। तो कुछ ऐसा इसमें देखा जाए कि इसमें रिपल्सन पैदा कर दे, तो रिपल पैदा तो दूर भागेगा, नहीं समझ पा रहे हो। अबे अकेले रूम में पड़े हो तो कोई रिपल्सन नहीं बने करेगी, और 2 लोग हैं तो क्या होगा, मान लो करवट लेते उधर पहुंच के दूसरे बेड पे, तो उठा एक लात मारा, खींच के भाग यहाँ से, हैं यहाँ चले आए, तो रिपल्सन, ये रिपल्सन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इनमें अलग अलग किसके साथ रिपल्सन लगा दिया जाए कि लंबाई बढ़ जाए। रिपल्सन मतलब दूर भागे, लंबाई बढ़ जाए। कुछ समझ में आ रहा है, खाली हम ही समझ रहे हैं। तो ये अगर ये सिंगल था, ये लगा ही नहीं था किसी के साथ, तब लंबाई ये थी, तब ये लंबाई ये थी। अब ये लग गया, तो और चेक करते रिपल्सन। पहला तो कहीं रिपल्सन पैदा कर जाए, तो रिपल्सन देखते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो हमने चेक किया इसको, तो जब मैंने इसको चेक किया तो इस पर चार्ज देखो, तो देखो ये क्या है, ये न्यूट्रल है, तो ये निगेटिव चार्ज डायरेक्ट किसका हो जाएगा, आयरन का, मेटल का। तो इस पर चार्ज कितना आएगा, अगर x बराबर कितना आएगा, -2। अरे इसको x मानो, तो पढ़ा चुका हूँ, फिर यही करते रहेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। फिर -2, तो x बराबर कितना आ गया, -2। यानी आयरन पे कितना चार्ज है, -2, ये -2, यानी आयरन पे इलेक्ट्रॉन आया है। नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। मान लो अब धीरू भाई अंबानी के लड़के हैं, इतना अमीर हैं, लेकिन कोई चुपके से कहते 100 रुपये जेब में डाल दिया, तो इतना अमीर है, ये 100 रुपया और आ गया, तो अमीर प्लस 100 रुपया बराबर इतना हो गया। तो ऐसा नहीं है, कोई मेटल है तो उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कहीं लिखा होगा थोड़ा, ये तो बात तुम रट लेते हो, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है टर्म कंडीशन, उसके साथ कौन लगा है। हाइलो नेगेटिव लगा होगा तो वो पॉजिटिव शो करेगा, और कभी कभी ज़्यादातर कंडीशन में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। वो डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा है। तो यहाँ आपके सामने देख रहे हो न्यूट्रल लगा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, यहाँ आ गया इसके पास, तो इस पर कितना आ गया, -2 चार्ज। तो काम तो बन गया। क्या काम बन गया, ये जो कहानी थी कल बहुत बढ़िया से फूल पत्ती दिखाया था, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ बैठा था मेटल, और मेटल में था कितना डब्बा। कल तो भैया साहब लोग ऐसा हमें जवाब दिए हैं कि हम ही शर्मा गए हैं।
बढ़ाने के बाद डी ब्लॉक में कह रहे हैं 3 डब्बा होता है, 3 ऑर्बिटल, कोई कह रहा है 4 ऑर्बिटल। तो इसीलिए लोग हमसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अकेले केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी, कोई पढ़ाता नहीं है, तो इसलिए हमारे पास बच्चे नहीं हैं। ये इतना तो ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। क्योंकि जब तुम बताओगे डी के 4 डब्बा होता है, 4 ऑर्बिटल, तो कोई पढ़ने हमसे आएगा। वैसे फ्रस्ट्रेट रहता है कि इतना बड़ी बड़ी लंबी लंबी मार्केट है, लोग इतना भीड़ लगा, इनके पास भीड़ का है नहीं, ये ढूंढा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ऑर्बिटल, तो कभी भी या तो हम एस लिख डी लिख पलट करके पढ़ते थे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता, तब भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहता था। अरे इतना सारा पढ़ा है यार। मान लो आयरन +2 लिखा है कहीं से आया, इतने सारे कॉम्प्लेक्स, तो आप क्या करते थे, लिखते थे 26, एस लिख डी लिख पलट दे, तो क्या करते, डी में 6, एस में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आया, डी में 6 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया। तो यानी कोई भी सेंट्रल मेटल होता था उसमें इलेक्ट्रॉन होता था, कित होता था, पक्का है, चाहे वो इनकम्प्लीट के फॉर्म में हो या कभी कभी लिगेंड की वजह से वो डी पूरा भर जाता था। ये सब आपको दिखा चुका हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डी में रहता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कार्बन वाला है, तो कार्बन में जब कॉन्फ़िगरेशन कराए थे तो लास्ट में क्या आता था, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रखता है। लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे वो एस और पी ऑर्बिटल को हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं बताना है। किससे बताना है, एमओटी थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अगर तुम बताना चाहोगे तो इससे बता दीजिए। तो यहाँ पे इनके ऑर्बिटल होंगे, ये ऑर्बिटल होंगे, तो भैया यहाँ तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन देता था, लेकिन ये उल्टे लेता भी तो था। नहीं समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था, इनका इलेक्ट्रॉन ये जो एंटी बॉन्डिंग पाई पी ऑर्बिटल होती थी उसमें जाता था, कल यहाँ तक पढ़ा गया था। तो यानी ये भी इलेक्ट्रॉन वाला इसको देता था। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको देता था तो देखो ये इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन लिया, तो CO कैसा है, सिनर्जिक बॉन्ड का मतलब है लेन देन दोनों की। हमेशा आपका लिगेंड अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता था तो उसे लुईस बेस कहते हैं, यानी लेबे कहते थे। लेकिन CO कैसा है, इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता भी है। ऑल लिगेंड्स, जितने लिगेंड पढ़ाया भी आपको, ऑल लिगेंड्स क्या करते हैं, डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते थे। तो इसे क्या बोलते थे, लुईस बेस। तो ये लुईस बेस। तो जितने लिगेंड अभी तक आपको इतना लिगेंड पढ़ा है सबका, लेकिन CO कैसा है, ये ऐसा लिगेंड है, ये डोनेट भी करेगा और एक्सेप्ट भी करता है, ये डोनर भी है और साथ में एक्सेप्टर भी है, ये दोनों हो रहा है। तो इसमें लेन देन अलग हो जाएगी। तो इसमें डायग्राम बना था सिनर्जिक्स, कल दिखाया था। अब क्या होगा, हमें तो यहाँ पे देखना है CO की लंबाई बढ़ जाए, यानी ये CO है ये आपस में क्या हो जाए, बढ़ जाए। नहीं समझ पा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ाना है, तो पाई बॉन्ड की नहीं, किसकी, सिग्मा की, सिग्मा की। तो आप कह रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ करना है, चलो ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा या घटा, डी वाले मतलब जिसका सेंट्रल मेटल वाले M का इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो पहले कितना था, 26। अगर S लिख D लिख तो इलेक्ट्रॉन निकालते थे, यहाँ तो 2 निगेटिव आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो D वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देना चाहेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके देना चाहेगा तो इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो ये आपस में क्या होगी, रिपल्सन्स, और रिपल्सन से ये लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं समझ पा रहे हैं। अरे यार कोई जल्दी से आया 100 रुपया लिया, लो जल्दी से, और एक हो रहा है रो रो के दे रहा है। जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वैसे ही मरा है कि भैया हम वैसे कर्ज में हम तुम्हें कहाँ दे पाएंगे, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो जल्दी से दे दिया, और जितने जल्दी से दिया तो उस इलेक्ट्रॉन कार्बन जो बैठा था उसके बीच में क्या पैदा हो जाएगा, रिपल्सन्स। तो रिपल्सन तो क्या थोड़ा हट जाएंगे तो लंबाई बढ़ गई, हटना ही लंबाई बढ़ गई, लेंथ कहलाती है। तो निगेटिव इस वाले में लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी तो निगेटिव है। तो फ़र्क क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं पलट के, फिर पलट के पूछ लिया, अगर ये तो उल्टा पूछ लिया। अब क्या पूछ लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। अब मजबूती बताओ, पकड़ ले। नहीं समझ पा रहे हैं, अभी क्या बता रहा था, रिपल्सन्स यानी लेंथ बढ़ा रहा था। रिपल्सन का मतलब होता है, रिपल्सन्स का मतलब लंबाई बढ़ना, किसके बीच में, C और O के बीच में लंबाई बढ़ जाना। अब क्या कह रहा है,
आपकी क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या हो जाए, CO आपस में पकड़े रहें। नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे ही सवाल पलट के पूछ लिया। अगर ये पूछेगा तो अगले साल ये पूछ लेगा, ये पूछेगा तो ये पूछेगा, दोनों पलट के हिस्सा। अब क्या करो, उल्टा ढूंढो। अरे ये नहीं समझ में आया तो ये समझ में आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन घटा दो, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज पैदा कर दो, और जैसे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा कंगाल हो गया, और कंगाल होगा तो जल्दी नहीं, जैसे मान लो तुम ही हो, तुम कंगाल हो और दूसरे से कह रहे हो भैया हमको 100 रुपये उधार दे दो, वो कंगाल है तो तुमको 100 रुपये जल्दी देगा क्या, नहीं। अब एक जिसके पास बहुत रुपया है, ले 100 का 200 ले ले, तो यहाँ पे 200 ले लें, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात है। यहाँ कह हमारे पास इलेक्ट्रॉन खुद नहीं यार, मैं तो तुम्हें क्या दे पाऊँगा। ये रहा, तो और चेक करते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये रहा। तो अब कहानी यहाँ पे देखो, अच्छा ये यार ऑप्शन कैसा बना यार, सब में वाटर लग गया क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फिर तुक्का मार दोगे, इसमें मुझे गलत हो गया है। आयरन में क्या है, FeCO6, इसको बदलो यार, ये हो ही नहीं सकता। नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा कौन सा सवाल है खाली CO दे दो बाकी वाटर कर दो, तो ये बिना आंसर का आंसर हो जाएगा, ये हमसे गलत लिख गया है। अरे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे ऑप्शन पता चल जाएगा, अगर पढ़ा लिखा हो तो। अभी हम आंसर CO पूछ रहे हैं, यहाँ हम वाटर डाले हुए हैं, तो ये तो गड़बड़ है, ये सब गड़बड़ है, क्योंकि इसमें चारों CO करो तभी तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। इसमें चारों CO करो, इससे मुझे नीचे वाला ऑप्शन नोट कर गए थे। आपका कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट, CO हो गया MnCO का होल 6 प्लस दूसरा है CrCO6, तीसरा है आपका BCO का होल 6 माइनस, अगला FeCO का होल 5, ये रहा। पलट के पूछ लिया, पलट के जवाब देंगे। अब मान लो तुम इसको रटते हो, मतलब आग रट रहे हो, तो रटते रटते पलट गए, मान लो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, इसे रट डाला। अब एग्जाम में भी ऐसे रट के जवाब दोगे तो यहाँ देखो दोनों फंस जाओगे, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप ये सवाल तो आंसर तभी दे पाओगे जब लॉजिक पता हो, सिनर्जिक बॉन्ड अगर क्लियर है तो हो पाएगा। अब मान लो तुमने मान लिया एग्जाम में नहीं आएगा, मान लो तुमने मान लिया एग्जाम में नहीं आएगा, इसी साल मान लिया, तो जिस क्वेश्चन को तुम मानोगे नहीं आएगा टॉपिक से वही आता है, आजमा के देख लो। चाहे तुम ये मान लो कि सिनर्जिक नहीं आएगा और ये नहीं पढ़ेंगे तो पहला सवाल भी यही रहेगा आपका, जैसे पन्ना पलटोगे तो यही दिखेगा, डिप्रेस कर देगा, लो बेटा आ गया औकात में, तुरंत कहेगा आ गया औकात में। अब पहला सवाल अगर गलत तो 10 सवाल अगर लगातार अगर आपका क्वेश्चन ना समझ में आए ना तो आप पेपर तो भूल जाओगे होगा आपका। पहला से लेकर 10 सवाल तक आप पढ़ते जाओ, उसका आंसर कन्फ्यूजन में रहे कि ये भी है और भी है, तो आप चुपचाप पेपर बंद कर दो, कह दो ऊपर वाले से अगले साल फिर तैयारी करेंगे। ये क्लियर है 100%। पहला से 10 सवाल अगर आप नहीं कर पाए, अगर लॉजिक नहीं मिला, सब गड़बड़ है तो सब गड़बड़ रहेगा। इसीलिए एकदम कॉन्फिडेंट ले लो। चाइना वाले भगवान खुदा को नहीं मानते हैं, मानते नहीं, आधा कंट्री नहीं मानती है, लेकिन सबसे खतरनाक डॉक्टर वही बनते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड ये कहा ही नहीं है कि तो हमको याद करो तो डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर अलग है सिस्टम और हमको याद करोगे अलग सिस्टम है। तो यहाँ भगवान से कोई लेन देन नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा, और जब तक नहीं सीखोगे तब तक डॉक्टर नहीं बनोगे पक्का। इसको एक्सप्लेन करता हूँ पलट के, नहीं तो कहो फिर वापस जाए वहीं पे। देखो हमारा आंसर वहीं से है, हम ये कुछ ज़बरदस्ती नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम सेंट्रल मेटल को दे भी रहे हैं तो हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन देता है डी वाले में, डी के 5 डब्बा में, अब किस डब्बा में देता है किसी को नहीं पता है। और ये वाला फिक्स हो गया कि जो इसका मेटल का इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी बॉन्डिंग में देगा, क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग में लेता है, यही दे लेन देन चलती है। अब मैं क्या करूँगा, अभी जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये जल्दी नहीं करूँगा, यानी पॉजिटिव चार्ज डबल पैदा कर देता हूँ। और पॉजिटिव चार्ज ढूंढते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, ये इनसे मतलब नहीं, ये न्यूट्रल है, इनसे मतलब नहीं, न्यूट्रल है, नहीं ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, ये न्यूट्रल है। तो देखो ये निगेटिव और न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल तो दोनों गायब हो गए। अब ये इन दोनों में कोई सही होगा तो यहो नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जल्दी देना चाहेगा, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहाँ क्या पैदा हो जाएगी, रिपल्सन्स। अब क्या कर दे, कंगाल कर दो उसको, देवे नहीं करें। इसके पास इलेक्ट्रॉन था 25, एक निकाल दिया, कितना बचा 24। तो इलेक्ट्रॉन अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे तो 0 है, नहीं समझ पा रहे हैं, ये 0 है,
ये वाला 0 है, तो इसको मैं x मानो, तो ये रहा x, ये हो गया 0 × 6 बराबर +1, तो x बराबर कितना आ गया +1। तो ये लिखा मैग्नीज 25, S लिख D लिख पलट दे, D में 5 S में 2, तो मैग्नीज में चार्ज कितना करना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 निकाल दिया, तो D में कितना आ गया 5 और S में 1। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, D वाले में। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि नहीं, कम हो गया 6 हाँ D6 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि नहीं, पहले कितना था 7, अब कितना है 6, कम हुआ कि नहीं हुआ, तो कम हुआ तो कम सप्लाई करेगा ना, कम सप्लाई करेगा। जब कम सप्लाई करेगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगी, कम रहेगी, तो मजबूती क्या रहेगी, ज़्यादा। तो अगर आपसे सवाल पूछ रहे पलट के कि आप बताइए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा किसका होगा, ये सवाल पूछ लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट ना पूछे, क्या पूछे, बॉन्ड ऑर्डर, मैक्सिमम बॉन्ड, एक नया सवाल बना दें। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी उतने ज़्यादा मजबूती होती, उतने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये भी वही आंसर होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ नहीं बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड गिना जाता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, अरे भूल गए क्या, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड एनर्जी के। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यार हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल लिया मजबूती, तो वही तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में मजबूती इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर। तो कल सवाल अगर मान लो इसी साल आ जाए कि आप मजबूती बजाय क्या पूछ ले, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, अरे यार कितना खतरनाक सवाल आता है, कहाँ क्या करेंगे, खतरनाक नहीं आता है, सोच खतरनाक आप करनी पड़ेगी। तो ये आपके अप्लाइड थे जो मैंने पढ़ाया, तो इन दोनों नहीं पढ़ाया था तो आज पढ़ा दिया, एनसीईआरटी में नहीं था। बाकी ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब 100% तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके 90-95% पूरा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे एग्ज़ाम का गाइडलाइन से वो पूरा पढ़ा दिया हूँ। अगला चलते हैं, लास्ट बचा है। इसमें जो है अप्लाइड आज ही पढ़ा दूंगा, और थोड़ा सा इसमें पढ़ाएंगे ज़रा सा मेटल कार्बोनिल्स के बजाय जो है मेटल कार्बन बॉन्ड्स, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये वर्ड इसमें लिखा है, तो जब वर्ड कहीं लिखा होता है भले इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये लास्ट बचा है, तो हेडिंग लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टेबिलिटी जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और कुछ पॉइंट स्टेबिलिटी में आप बता देंगे। तो देखो स्टेबिलिटी, दो चीज़ तो जान गए, दो चीज़ तो आपको पता है, कोई कॉम्प्लेक्स अगर स्टेबल है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम बाइडेंटेड लिगेंड, जो इस साल का सवाल था। और बाइडेंटेड लिगेंड जरूरी नहीं है कि बाइडेंटेड लिगेंड न्यूट्रल हो या बाइडेंटेड निगेटिव हो, बाइडेंटेड हो, बॉन्ड से लेके पॉली तक कोई भी हो, तो वो स्टेबल करेगा, इस साल का सवाल। अब सवाल आता है कि और कैसे स्टेबल हो सकते हैं। तो दूसरा स्टेबिलिटी, पहला क्या बताएंगे, अगर आपका मिनिमम बाइडेंटेड लिगेंड लगा हो या पॉलीडेंटेड तक लगा हो। दूसरा, ये जो है आपका सीरीज, ये सीरीज, इस सीरीज में जो आगे होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होगा, वो ज़्यादा मजबूत करेगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया स्टेबिलिटी का। नहीं समझ पा रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर सीक्वेंस में अगर इनमें लगा हुआ है कोई, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्टेबिलिटी किससे भी डिपेंड करती है, बाई या पॉलीडेंटेड लगा हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हो, या फिर तीसरा पॉइंट है जो आपके यहाँ पे इसमें नहीं है। तो मैं इस चीज़ों को अभी जब आप लास्ट में कुछ 3-4 पॉइंट लिखाऊंगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी लिखा दूंगा, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी, केमिकल काइनेटिक स्टेबिलिटी। ये एनसीईआरटी में कहीं नाम ही नहीं लिया है, लेकिन मैं 2-4 पॉइंट लिख दूंगा कि अगर मान लो कोई बाहर मार्केट में कोई, जैसे बहुत सारे टीचर इनको पता ही नहीं क्या पढ़ाना चाहिए। अब जैसे तुम्हारे कोर्स में जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नहीं है, लेकिन अभी हजरतगंज में पढ़ाते रहते हैं, 20-25 दिन पढ़ा देंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या, फिनाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं, पता ही नहीं, अपडेट ही नहीं है वो, कुछ भी पढ़ा दें। पता ये टाइट्रेशन पढ़ा देंगे, पढ़ा करो ज़िंदगी भर, थामे रहो उसको, कहीं नामो निशान नहीं रहेगा टाइट्रेशन का। तो अब आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस अपडेट में 2-4 पॉइंट मैं लिखा दूंगा, ताकि मार्केट में तुमको कोई फंसाए ना, फालतू पढ़ लेते हैं, फालतू फंसाते हैं। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट ये। तो ये आपके 2 सवाल थे, लेकिन ये 16 से लेके आपके आए थे, उसमें 18 तक, इससे पहले नहीं, अब नहीं आए हैं। तो अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी में कि कॉम्प्लेक्स कैसे स्टेबल होता है। तो हेडिंग लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आपका इक्विलिब्रियम की पॉइंट्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ाई जाती है, या एसिड कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट, ठीक है। उसी में पढ़ाया जाएगा आपको सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, तमाम सारे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो कुछ कांस्टेंट की बात आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम तो नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि भी उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन उससे रिलेटेड बात बोल सकता हूँ। तो अगर कोई लिगेंड लगेगा तो ऐसे लग सकता है, मान लो यहाँ पे मेटल होगा, तो मेटल तो यहाँ भी हम मानेंगे, बहुत सारे मेटल हैं तो हमने मान लिया, और लिगेंड बहुत सारे होंगे तो हमने लिगेंड कह दिया L होगा। और एक चीज़ तो आपका फिक्स है, ये लिगेंड मिनिमम कितना होगा 4 और मैक्सिमम कितना होगा 6। ये जनरल बातें हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड लगे होते हैं कितना कितना लगा होगा, तो आप कहिए 4 लगा होगा या 6 लगा होगा, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकता है भाई। लेकिन हमारे कोर्स में 2 ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो तुमको होमवर्क देते हैं, जाओ पूरी एनसीईआरटी खोल के देख डालो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में गिन के लाना, कहाँ भी 4 और 6 के अलावा कहीं कुछ लगा है, तो रात भर वो परेशान रहेगा, लेकिन उसको एक को नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 मिल जाए कहीं। तो आप पढ़ते हैं 90%, तो या तो यहाँ 4 लगा देंगे, या तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, या यहाँ n लगा दो ना, टेंशन खत्म। कि नहीं, क्या लगा दें, 4-6 दोनों आ जाएगा, ये लग गया। क्लियर, n बढ़िया रहेगा। तो किताब ने क्या लगाया है, 4 लगाया है ना, यानी लिगेंड 4 स्पेसिफाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम भी 4 लगा लेते हैं, अभी n मान लेंगे बाद में। तो यानी अगर हम यहाँ पे 4 लगाते हैं तो तुम्हें क्लियर हो गया इस मेटल से कितने लिगेंड लगे होंगे, 4। तो ये अब क्लियर हो गया। अगर कोई सेंट्रल मेटल से 4 लोग लगे होंगे तो ऐसे लग गए, तो इसका लिगेंड का नंबर मतलब 4, तो लिगेंड नंबर 4 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अरे नंबर ऑफ लिगेंड बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ के लिए जो लिगेंड वही कोऑर्डिनेशन नंबर और वही हाइब्रिडाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन ने 4 के हाइब्रिडाइजेशन कितना पढ़ाए थे, 2। कौन कौन, sp3 या dsp2। तो क्लियर हो गया। ये भैया आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2 होगा। तुमने इतना एक्सप्लेन कर दिया। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होगा और dsp2 का मतलब स्क्वायर प्लेन होगा। इतनी सारी बातें बता दी है, जाओ भैया इसी के अंदर आएंगे। कह रहा कैसे लगेंगे, तो देखो यार, कोई चीज़ लगता है तो या तो तुम ऐसे निशान लगा दो या प्यार से ऐसे लगा दो। तो अगर ऐसे लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लगता बराबर है, और ऐसे लगाते हैं तो इसका मतलब कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पढ़ाएंगे आगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होती है, जब कोई तीर होता है, ये तीर, और इस तीर के इधर कोई लिखा होगा तो उसे रिएक्टेंट कहेंगे, और इधर जो लगा होगा प्रोडक्ट होगा। तो कोई चीज़ टूट के बनती है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। 3 तरह के साल्ट होते हैं या 3 तरह की चीज़ होती है, या तो कोई चीज़ टूटे तो पूरा प्रोडक्ट बन जाए, या कोई चीज़ हो रही है तो पूरा प्रोडक्ट किस में आ जाए, रिएक्टेंट में, या फिर बीच वाला मामला हो। तो ये बीच वाला मामला सही वर्ड नहीं है, ये गलत वर्ड है कि कोई बीच में रहे, नहीं। आपको इसको सही भाषा में बोलना होगा कि अगर कोई चीज़ टूट रही थी, टूट के प्रोडक्ट में जा रही थी, तो एक ऐसा दिन आएगा, तुम भी डायलॉग मारते हो, एक दिन आएगा और उसका इंतज़ार करते हो, एक दिन आएगा मैं ये करके दिखाऊंगा। तो वो एक दिन कुछ नहीं होता है। एक दिन मतलब एक दिन आप थ्रेशोल्ड पे आएंगे और प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये होता है। वो डायलॉग जो है वो यही होती है, एक दिन आएगा, एक दिन मेरा आएगा, ये कोनो दिन नहीं आएगा। क्या आएगा, एक दिन थ्रेशोल्ड आएगा। जब कोई भी इंसान या कोई भी रिएक्शंस थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट्स में। ये 2022 का सवाल था, ग्राफ बना हुआ था और बताया था कि बताओ इसमें कौन सा इंडो एक्सोथर्मिक्स है। तो ये भी बात है, एक्सो और इंडो जो स्टार्ट होती है वो थ्रेशोल्ड पे। अरे यार मान लो तुम यहाँ बैठे हो, दाल चावल खाते हो, पड़े रहते हो, तो तुमको जाना पड़ेगा ना, कहते नहीं है कुछ कर धर लो।
कुछ ऊंचाई ऊंचाई जाओ, घर वाले डायलॉग मारते नहीं है, कब तक ऐसे पड़े रहोगे। ये डायलॉग है तो ये डायलॉग नहीं है, यहाँ पड़े हो तो तुम कहाँ जाओ, कुछ करो यहाँ पे जाओ। जब यहाँ पहुँच जाओगे तो अपने आप कहाँ पलट जाएगा, प्रोडक्ट बदल जाओगे। तो कुछ करो धरो, कुछ मेहनत करो, कुछ लोग मेहनत करते हैं तो वहीं बैठे रहते हैं, और दिखाते हैं कैसे मेहनत करते बैठे रहते हैं। ये रहा। तो होता क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना था, तो कोई चीज़ टूट रही है, एक कंडीशन आएगी कि अगर जरा सा कोई टूटा, जरा सा इसमें से टूट के प्रोडक्ट गया तो प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बन जाएगा। यानी अब ये कंडीशन चलती रहेगी, इसमें से जरा सा टूट के इसमें आएगा तो ये फ़ौरन टूट के इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड, जाने की दर कहाँ जा रही है, आगे। तो क्या हो जाएगी, उसी कंडीशन में वापस रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड्स, यानी जो चीज़ जा रही थी वही वापस बन गई। नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये कंडीशन हमेशा चलती रहेगी। जैसे मान लो टूट के गया फिर वापस आ गया, टूट गया फिर वापस में। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई टूट के इसमें से जाए तो वही आ जाए, नहीं। अगर इसमें से कोई भी जाएगा, टूट के जाएगा, तो इनमें से जो बना हुआ है वो वापस आ सकता है। तो ये चलती रहेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चलती का मतलब क्या होता है, डायनेमिक। और आगे लगा दो ऐसे बनी रहेगी तो इक्विलिब्रियम। तो क्या नाम हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स। तो इसका नाम हो जाएगा डायनेमिक, यानी ये चलती है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स, यानी ये रुकी रहे, यानी टूट गई तो अब कोई कंडीशन नहीं, वैसे बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो टूटना बजाय अब आपका दोनों हो रहा है। क्या हुआ, ये लिगेंड इससे जुड़ा तो क्या हो गया, ये बन गया होगा। ये भी हो सकता है कि ये अगर बन गया है तो ये टूट के वापस भी आ सकता है। तो इसका मतलब इससे बीच में क्या पैदा हो जाएगी, इक्विलिब्रियम होगी। ये तो हमने लगातार जोड़ दिया है। कभी भी कोई चीज़ टूटती है या कोई चीज़ जुड़ती है तो स्टेप में टूटती है। जैसे अगर ये 4 है तो 1 लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, फिर आखिरी में क्या लगाओ, चौथा। तो ये कौन सा स्टेप है, डायरेक्ट लगना। नहीं समझ पा रहे हो। एक बैग चारों लग गई तो क्या बोलोगे, एक बैग लगना मतलब पूरा डायरेक्ट स्टेप है। और सिंगल किताब में दिया होगा सिंगल लग के। तो देखो ये चीज़ें आपका लिगेंड है और ये धीरे धीरे चारों एक साथ जुड़ा है। लेकिन अभी नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ये एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन ए सॉल्यूशंस रिफर टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज इन्वॉल्व इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैंने सिर्फ इक्विलिब्रियम जरा सा एक्सप्लेन किया है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई चीज़ टूटे या जुड़े। तो मैंने आपको टूटना समझाया क्योंकि टूटना चीज़ अच्छी तरह समझ में आता है। अब यहाँ पे कोई चीज़ जुड़ रही थी तो वो टूट भी सकती है। तो मैंने टूटना बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कोई टूट रही है, एक कंडीशन आएगा कि जरा सा टूट गई तो वापस वो बन जाएगी। ये कंडीशन आपका हो गया। तो यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेबिलिटी आर फॉर्मेशंस। मेरे में लिखा है मैग्नीट्यूड यानी स्टेबिलिटी आर फॉर्मेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसोसिएशन कह रहा है क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस इन दी स्टेबिलिटी। 10 इसलिए कह रहा है रिएक्शन सी है। इसका मतलब ये एक साथ निकल गया। क्या निकाले हैं, एक साथ। अच्छा ये बताओ, अगर एक साथ है तो इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लें। तो वहाँ क्या पढ़ते थे, अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है ए, उससे क्या बनी बी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर क्या, बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए। ये तो पढ़ते थे। तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखते थे, और यहाँ कांस्टेंट के बजाय हम लिखेंगे बीटा। किसको लिखेंगे, बीटा। अरे के ही है, बीटा कांस्टेंट यानी के। तुम लोग को हटाया कोर्स से, क्या हटा दिया है? नए वाले में नहीं है, पुराने में होगा। अच्छा तो अगल बगल देख लो, ये रहा। तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, इसको बोलते हैं बीटा। तो ये बीटा, ये कितने लिगेंड है, 4, तो इसको हम बीटा 4 कहते हैं। तो बराबर क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस यानी ml4 कंसंट्रेशंस डिवाइड बाई m कंसंट्रेशंस, और ये हो गया L का कंसंट्रेशंस। अरे कुछ तो पढ़े हो गए 11th-12th में कि नहीं पढ़े हो गए। आगे लिखा हो तो मुंडी भेज दो, ऐसे पढ़ के आते होंगे। आगे लिखा है तो मुंडी, अंग्रेजी में क्या बोलोगे, फ्रंट पे लिखा है तो पावर बना देना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अमेरिका से पढ़ा रहे हैं,
ये लिखा हुआ है तो इसको डब्बा में बंद कर दिए हैं। और डब्बा में क्या मतलब है, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यूँ भी लगा दिया। यहाँ का डब्बा का मतलब बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कंसंट्रेशंस। अब पता चला कि यही डब्बा हम सोच रहे हैं अब जहाँ पढ़ाएंगे पूरा इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन बोले तो वो डब्बा है, कंसंट्रेशन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो सब कन्फ्यूजन बना रहेगा। अरे यार वही इंसान होता है, कहीं जाता है तो कुछ और काम करता है, बदल गया, कहीं और गया, साड़ी वाड़ी पहन लिया तो हो गया उस कुछ और हो गया, कहीं तालने मारने लगा तो कुछ और हो गया, यक्के जगह ना ले लेना उसको। ये रहा। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का होता है मोल अपान लीटर। ये क्या होता है मोल अपान लीटर, कुछ नहीं, मोल अपान क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान क्या हो जाता है लीटर। यानी कोई मोल होगा, यानी कोई सोल्यूट होगा कितने लीटर में प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशंस। इसी को आगे नाम हो जाएगा एक्टिव मास। गुल्डबर्ग और बागे ने बताया था इक्विलिब्रियम में, तो थोड़ा सा पॉइंट इक्विलिब्रियम का आ गया है। तो हम कहाँ जाए लिखें, कहें ऐसे लिखें कंसंट्रेशन इसका, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको एक डब्बा बना दिया और यही जो ये अंग्रेजी लिखा था इसका मतलब ये हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जाती है कि वो लाइफ भर होती है। अब हम लिखें, यहाँ लिखें ml4 का मोल अपान लीटर फलनवा, तो तुम कल ही भाग जाओगे, वैसे भागने में बहुत आदमी माहिर होता है। तो यहाँ पे इसको डब्बों में बैठा दिया, तो ये अंग्रेजी का पूरा वर्ड हो गया। इसको बैठाया तो इसको खाली m में बैठाया, इसको लिया, लेकिन ये आगे नंबर कितना था 4, तो ये कहाँ चला जाता है पावर, क्योंकि यहाँ का ये पॉइंट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम, तभी तो इसको हटाया गया है। अब मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं जानोगे। जैसे मान लो अभी कोई बच्चा नया एंट्री मार कर दे तो क्या बोलेगा, अरे इनको पढ़ाना आता ही नहीं है, उसको हम आप कहाँ कोऑर्डिनेशन सिखा पाएंगे, सब खत्म हो गया है। तो यही कहानी होती है। अब इक्विलिब्रियम तुम्हें कहाँ सिखा पाएंगे यार, पूरा इतनी बड़ी चैप्टर है। इक्विलिब्रियम में 2 चैप्टर बना के लोग पढ़ाते हैं। हाई इक्विलिब्रियम जिसका नाम है केमिकल और आयनिक, और हम अकेले पढ़ाएंगे एक ही के नाम से, इक्विलिब्रियम के नाम से। तो इतनी बड़ी चैप्टर है जिससे 3 से 4 सवाल नीट में आता है, और तुम 2 मिनट में कहाँ सीख पाओगे, इतना पढ़ने में तेज हो। तो इतना ही जानो कि ये आगे जो लिखा होगा ये डब्बक ऊपर कर देंगे, कंसंट्रेशन ऊपर ये लिखा होगा। ये देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, कुछ भी करो सीखना है। अभी भाग जाओगे तो भागा करो, कुछ नहीं होगा। तो ये लिख गया, ये सही में एक्सप्रेस कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में, लेकिन यहाँ के ना कह के ये बीटा 4 कहा हूँ। बीटा 4 क्यों कहा हूँ, ये बीटा मतलब के है, और के बराबर है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, ये लिखा है। तो के को यहाँ पे बीटा 4 कह दिया, क्योंकि 4 लिगेंड के लिए बता दिया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर ठीक है तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, हम आगे पढ़ाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट, ये रहा। तो वहाँ पे एक चार्ट बना है इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ भी वो स्टेबिलिटी की बात आती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा के की वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पी के। तो अगर किसी का के ज़्यादा होगा यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत बना होगा। इसका मतलब क्या है, कोई रिएक्टेंट किस में गई होगी, प्रोडक्ट में। तो यानी ये वाला पूरा पार्ट ज़्यादातर वो उसमें बदल गया। एक चीज़ ऐसा हो सकता है के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के। इसका मतलब अगर किसी का आर की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू कम होगी, यानी सब कन्वर्ट हो गए पी में, प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब ये कम बचे होंगे। अगर ये कम बचे होंगे तो इसका मतलब के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो कोई रिएक्शन समझ में आ रहा है ना, कोई केमिकल कराओ उससे कुछ बने। जैसे मान लो आपको यहाँ से पढ़ के गए, आपको भूख लगी है तो दाल चावल रखो, खिचड़ी बनाओ, तो दाल चावल किस में कन्वर्ट हो गई, खिचड़ी में। तो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, खिचड़ी। आप समझ में आ रहा है ना, यही पढ़ा रहा हूँ आपको, खिचड़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चली गई। अब पता है खिचड़ी पढ़ा रहे हैं, तो ये केमिकल के फॉर्म में होंगे, रिएक्शंस होगा। अब केमिकल का मतलब क्या होता है, उसमें बदलाव होती है। तो बदलाव का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होता है। तो एक चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो उसमें सब पढ़ा दूँगा। अब कोशिश करो समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो यही छोड़ देना, क्या करो, क्योंकि ये तो हटा ही दिया है। क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ इसको बड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहाँ पे यूज हो जाता है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है। तो आगे देखते हैं, कह रहा है 10 इफ भी है, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा है
कह रहा है कि देन द लार्जर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट हायर, कह रहा है कह रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ ये ML4 एंड कह रहा है दैट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशंस फ्री मेटल आयन, कह रहा है रियल एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन सो दैट M will यूजली इन, कह रहा है सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच विल कंप्लीट विद द, कह रहा है लिगेंड मॉलिक्यूल्स एंड सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय द सिंपलेस्ट वी जनरेटेड इन गुड दिए आगे। अच्छा बताओ, यहाँ पे एक लाइन लिखा था जो मैंने बहुत तेज पढ़ दिया है, ये रहा। कह रहा है कि लार्जर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट हायर द प्रोपोर्शनल ऑफ ML4, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। अगर किसी की जो है ML, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसे बोलते हैं, यही लिख लो नहीं तो पता चला, इसका नाम हो जाएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर किसी की स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है तो उस भाषा से समझो, किसी के ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या है, ML4, तो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये ज़्यादा तो क्या ज़्यादा रहेगी, ML4। इसका मतलब ये बना है ना, तो मजबूती बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई, यानी मजबूती से पकड़े रहा होगा। अरे यार, कोई रिएक्टेंट पहले ये दो अलग अलग थे कि नहीं थे, एक साथ हैं, अलग अलग है ना, घूम रहे थे, एक साथ आ गए। तो एक साथ आ गए तो क्या करें, मजबूत हो जाए। तो मजबूत के लिए क्या कर दें, के बढ़ा दो। तो अगर ये वैल्यू बढ़ी तो प्रोडक्ट बढ़ी, तो इनके मतलब क्या है, बेटर और लिगेंड में क्या बढ़ जाएगी, मजबूती। तो सवाल आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्ड हटा के पूछेगा, क्या पूछेगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ लिगेंड्स, ये वर्ड जोड़ देगा। तो तुम्हें थोड़ा घनचक्कर टाइप लगेगा। स्टेबिलिटी भी डाल सकता है, तो साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकता है, या कहेगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये डाल दे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर किसी की ज़्यादा है तो आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स जो भी बनेगा वो भी ज़्यादा यानी मजबूत होगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने से, स्टेबिलिटी ऑफ कोई भी एक कांस्टेंट हो, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कांस्टेंट हो, अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है उससे लगा हुआ जो प्रोडक्ट बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल रहेगा। समझ में कि नहीं आया, बहुत घुस के पॉइंट है, नहीं तो बता रहे चला जाएगा। और ये कहीं नहीं सकते कि ना आए, यहाँ नहीं पूछेगा तो वहाँ इक्विलिब्रियम में पूछेगा। तो ऐसा नहीं है, चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे जैसे कुछ खुश हैं कि अरे यार चैप्टर हट गया, इतनी पतली सी बन गई, तुम हिला के दिखा देना इस बार पेपर। बहुत सब सॉलिड हैं, एक एक यूनिवर्सिटी के 22 टीचर होते हैं, एक एक पॉइंट को उठा के रख देते हैं, हिल जाओगे, नहीं तो ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ा रहा हूँ। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ी तो ये कह दिया इंक्रीज ऑफ β4, तो क्या बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ क्या, अगर ये बढ़ी तो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, तो प्रोडक्ट में कौन है, ML4, तो ये बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी अगर ये यहाँ पूरा लिखना, इंक्रीज द सॉल्वेंट, क्या ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये पूरा लिखना, इंक्रीज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ये स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की। ये पॉइंट आ चुका है कि एम्स उनसे पहले एम्स अलग कराती थी। ये ऊपर लिखा था कि लार्जेस्ट द स्टेबिलिटी कांस्टेंट हायर प्रोपोर्शनल ML4, ये लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम कुछ अलग से लिखा नहीं रहे हैं, जो पॉइंट NCERT से रिलेट नहीं उसे रिलेट करते हैं बस। आपको कुछ बच्चे ऐसे थे 2016 से 18 तक, तो वो नहीं लिखते थे, वो सब NCERT भी लिखते थे, कह रहे थे हमको फालतू नहीं लिखना, हमें फालतू तो पढ़ चुका हूँ बहुत जगह, हमें सिर्फ सेलेक्ट होना है। तो वो NCERT को पॉइंट उठा के NCERT के ऊपर कहीं लिख लेते थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने कहा बस लिखना चाहिए तुम्हें। तो ये हो गया। अब आओ देखते हैं ये कहानी धीरे धीरे कैसे होगी। एक साथ लग गई थी, अब आती धीरे धीरे। तो देखो नीचे एक लाइन लिखा होगा, सिंपलेस्ट वी जनरेट, कह रहा है इग्नोर्स दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड ये फोर्स, लिखा है 4 स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यहाँ से सवाल आया था, और सवाल नहीं आया था, पन्ना पलट के चाहे देख लो, एक डब्बम सवाल है, वही हर साल पूछा गया है, दूसरे एग्जाम में पूछा था, अभी नीट में नहीं आया है। डब्बम एग्जाम एक क्वेश्चन लिखा है ना, इंटेक्स का एक ही सवाल लिखा होगा। देखो इंटेक्स में 9.11, और यही क्वेश्चन अभी तक जो आया है यही एक ही पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जो अब पढ़ाने जा रहा हूँ इसका एप्लीकेशन वो 11.9.11 है, इंटेक्स में डिब्बा में लिखा है वहीं पे नीचे ही। तो इतना आपने ये पढ़ा एक साथ। अब किस में पढ़ने जा रहे हो इसको? एक साथ के बजाय फिर से लिख दे, छूट गया क्या? किताब में लिखा हुआ है, डब्बा में घेर देना बस, ये लिखा तो है, M लिखा है 4L, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ML4, तो उसको मैंने डिब्बा बना दिया है, बीटा 4 कह दिया है। अरे M था, ये 4L है, 4L है, इससे क्या बन गया था आपको? ML4, तो इसको हमने बीटा 4 कह दिया था। बीटा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ML4 कंसंट्रेशंस डिवाइड बाई M, और ये था L कंसंट्रेशन, इतना लिख दिया था ये। और इसी से ये हमने बीटा 4 को बढ़ाया, बीटा 4 बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगी। ये ऊपर वाला प्रोडक्ट है, नीचे वाला रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। अब इसको स्टेप वाइज देखना है और इसमें रिलेशन देखना, इस पर सवाल आया था कि भैया धीरे धीरे क्या होगा। तो इसको अलग अलग वाइज में, तो अलग अलग अगर आप देखते हैं तो देखो एक बार है भाई, देखिए इस पे क्या है, मेटल तो एक ही रहेगा ना, इसे सक्सेसिव बोलते हैं। लिगेंड मेटल के साथ जुड़ेगा, हिंदी में क्या बोलेंगे? एक एक करके, या धीरे धीरे, या सक्सेसिव अटैचमेंट होना है। नहीं समझ में आया? एक इंसान है, एक नेता है, उसे 4 लोग जुड़ना चाहते हैं। जाओ पैर छू के आओ, जुड़ जाओ, तू जाओ उसका हाथ चूम आओ, तुम जाओ उसका पैर चूम लो। अब समझ में आ गया? सिंगल सिंगल जोड़ रहे हैं किसी नेता से। तो एक मेटल एक मेटल है M, इसका मतलब सेंट्रल मेटल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोई भी आयरन, निकल, कॉपर, कुछ भी हो। इससे हमने एक लिगेंड को जोड़ा, गया प्यार से पैर छुआया और वहीं पकड़ लिया कि नेताजी अब नहीं जाने देंगे। पकड़ लिया, अरे पैर छू तो पकड़ रहा, नहीं जाने देंगे नेताजी, अभी आप रुकिए जिंदगी दुनिया में। ये रहा, पकड़ लिया ना इसको, ये रहा। तो एक बार जुड़ा है, तो जब एक जुड़ा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहला होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे इसको इक्विलिब्रियम में लिखोगे नहीं लिखोगे ना, ये तो कोई पहचान है कि नहीं पहचान है, यही सवाल आ जाता है। ये गया तो इसका मतलब क्या, आधा रिएक्शन का मतलब, इसका रिएक्शन का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये सब डायरेक्ट पहचान है केमिस्ट्री का। अगर ऐसे लगा है तो रिजोनेंस, ऐसे लगा है तो इक्विलिब्रियम, ऐसा मतलब हाफ रिएक्शन फॉरवर्ड, इसका मतलब बैकवर्ड, इसका मतलब फॉरवर्ड। सब समझ में आ रहा है ना? तो वो बना दिया तो समझ में आ गया कि अपने मुंह से बोलें चाहे ना बोले, ये बन गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जिस दर से कोई चीज़ आगे जाएगी उसी दर से वापस आएगी। तो जैसे कुछ लोग 5-6 साल तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना बोलें, कहेंगे हम कहाँ पे हैं? इक्विलिब्रियम में। घर वाले बोलें पापा मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, टेंशन खत्म। पापा भी ने इतना केमिस्ट्री पढ़े था ना, वो जान पाएंगे, उनका मन लगेगा कि अल्लाह सिलेक्शन होने वाला, हो गया सिलेक्शन। ऐसा होगा ना, गाँव वाला बोले इक्विलिब्रियम में है, जान भी नहीं पाएंगे। वो पूछेंगे जाके इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? यार हमको भी नहीं पता है, गूगल जानते हो? अरे हमें कहाँ, हमारे पास तो डब्बा वाला मोबाइल है। तो बेचारे 2 साल तो उसी में लगेंगे, इक्विलिब्रियम माने क्या होता है। समझ में आ रहा है ना हिमांशु? हाँ, डायलॉग मारना घर वाले से। ये रहा, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। तो ये क्या प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट को हमने लिख दिया मोल अपान लीटर, तो डिब्बों में बैठा दिया, अपान हो गया, ये हो गया M और ये हो गया L। क्लियर? पहला जोड़े, अब दूसरा जोड़ने जा रहे हैं। अब दूसरा लिगेंड आएगा, फिर लगेगा, तो ये इसके साथ लग गया, यानी इसको बोलेंगे सक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। ये हेडिंग लिख सकते हैं। सक्सेसिव मतलब समझते हो? एक एक करके लगातार। तो हेडिंग आप हो जाएगा सक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स। अरे ये डायरेक्ट वाले का सिंगल सिंगल दिखा रहे हैं और ये कंपेयर करने जा रहे हैं कि अगर 4 लोग एक बैग नेता के ऊपर कूद के बैठ जाएं और अगर अलग अलग बैठे तो फ़र्क क्या होगी। भाई इतने समझाने जा रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है, कि नेता मरेगा कि पैर टूट जाएगी, यहाँ भी वही रिलेशन बताना है, इस पर सवाल आता है। अब ये दूसरा लगा, तो दूसरा मतलब ये K2, तो K2 बराबर हो जाएगा ML2 का, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ML, और ये हो जाएगा L। दूसरा हो गया। किताब में आपको ऐसे लगातार बनाया होगा, देखो पहला ML, दूसरा दिया ML2, ठीक है। ये ऊपर है ML2 अपान ML,
और नीचे फिर वो L है, ठीक है। फिर तीसरा जुड़ेगा लगातार वाले में, तो उठा लीजिए ये Ml2, इससे फिर एक लिगेंड लगेगा, तो ये हो जाएगा K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बन जाएगा Ml3, तो हो जाएगा K3। तो Ml3 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Ml2 कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा L कंसंट्रेशन। ये रहा चौथा जुड़ेगा Ml3 प्लस L, तो ये एक एक करके जुड़े हैं, तो K4, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट F4। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सब्र करो, अगर यहीं पढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, वैसे लिखना सीख लो। अब मान लो तुमने ये लिखना सीख लिया, यहाँ तक लिखना सीख लिया, तो इससे सवाल नहीं आता है मतलब तूने मेहनत करके सीख लिया, बना लिया, तो ये कहाँ थोड़ा आता बना के दिखाओ, ये कहाँ सवाल आता है, ये तो इंटर में बना के दिखाओ। तुम्हें तो सब कुछ लिखा रहेगा, आंसर बताओ, ये आएगा, बना के नहीं, बना के बताओ, ये नहीं आता है। तो इतना तुमने बनाया, कोई तीर नहीं मार दिया, इसके अलावा जो पढ़ोगे वो तीर के लायक रहेगा। तो नीचे क्या लिखा है, वेयर K1 K2, आगे लिख दिया ETC, इसका मतलब पूरा क्या कहोगे, K1 K2 K3 K4, ठीक है, उन्होंने K1 K2 ETC कर दिया, तो चारों की बात कर रहा है। आर रिफर क्या बोलेंगे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, एकदम बात सही है। तो ये आपका K1 K2 K3 K4 का नाम क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये तो सबको पता है यार कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अलग अलग, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अलग अलग। और सलाम क्लास ले रहा था, अच्छा ठीक ठीक। चलो इस पे आओ। तो ये अलग अलग कांस्टेंट है, स्टेप वाइज मतलब अलग अलग, K1 K2 K3 अलग अलग कांस्टेंट है, जिसे बोलते हैं स्टेप वाइज कांस्टेंट। अगला कह रहा है कि लिखा अल्टरनेटिव वी कैन रिटर्न इज, कह रहा है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये रहा। तो कह रहा है अच्छा ये बताओ, ये तो अलग अलग है ना, एक साथ तो क्या बोलोगे, ओवरऑल, ओवरऑल क्या बोलोगे, β4 को। तो यहाँ देखो नीचे लिखा होगा, लिखा है कि कैन भी रिटर्न ही है, तो कैसे दूसरा लिखोगे, तो लिखा है Ml4 बराबर ये, β4 बराबर ये। तो β4 का नाम क्या है, जो ऊपर लिखे थे, तो वहाँ लिख लो, जहाँ लिखे β4 ऊपर लिखे थे, अरे जहाँ ऊपर लिखो β4, तो इसका नाम लिख लो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी ऊपर ही लिखना था, जहाँ पे आपने β4 लिखा है वहाँ हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। अब दोनों में रिलेशंस, चलो भैया इक्विलिब्रियम में थोड़ा पॉइंट पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो पॉली माने बहुत सारी, प्रोटिक माने प्रोटॉन देने वाले, यानी दो या दो से ज़्यादा कोई ऐसे एसिड हो जो उसमें H आयन निकलता हो। पढ़े होंगे, हम तुम्हें याद दिला रहे हैं। जैसे मान लो H2SO4 है तो डाईप्रोटिक एसिड है, H3PO4 है ट्राईप्रोटिक एसिड, 3H निकलेगा। ऐसे ही आपका H2S है डाईप्रोटिक एसिड है। प्रोटिक समझते हो, प्रोटिक माने प्रोटॉन, प्रोटीन नहीं, P फॉर प्रोटिक, P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन देने वाला यानी H आयन देने वाला। H को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, जो H आयन देते हैं उसे प्रोटॉन भी बोलते हैं। पढ़ा होगा बायोलॉजी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, या अगर पढ़ोगे डॉक्टर बन जाओगे तो उसमें पढ़ोगे कि आप कौन दवाई दें जिससे किसी को गैस बनती है, डकार बनती है बहुत ज़्यादा, तो कौन सा दवाई दें। तो कुछ नाम सुने होंगे, रेंटेक, जेंटेक, कुछ आपने पढ़ा होगा PPI करके पढ़ा होगा ना, ओमिप्राजोल, तमाम सारे प्रोजोल आता है, एर्बिप्राजोल। तो वो जब अगर आप जान पाओगे कब, जब इनको जानोगे तब। ये रहा, तो अब देख लेना, अगर आप केमिस्ट्री नहीं सीखे तो मेडिकल कॉलेज में भी आप मुरझाए रहोगे, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री फार्मा है, दवाई है, एंटीबायोटिक्स है। तो अच्छा डॉक्टर बनना है तो आँखें फाड़ फाड़ के वैशाली समझ के पढ़ डालो इनको, तुम किसी छोड़ो नहीं। ये देख लो पूरी खेल है, अगर ये जानते हो तो आगे जानते हो, और यही नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। तो एकदम आपको पढ़ना है।
अब अगर मान लो धक्का प्लेट से यहाँ निकल गए तो वहाँ भी 5 साल धक्का लगेगी। सुल्तान को बुलाओगे, फंस गए, निकालवाओ, वहाँ भी धक्का चलेगी। तो धक्का निकालने से अच्छा है कि समझ लो ये। तो ये क्या करेंगे, एचाइन देंगे, तो इसमें स्ट्रांग और वीक हो जाएंगे। जैसे तुरंत ही टूटे पानी में, तुरंत के तुरंत टूट के एचाइन दे दिया तो उसको कह देंगे स्ट्रांग एसिड। जिसने धीरे धीरे है एचाइन दे रहा है तो उसे वीक में ले लेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। तो देखो मान लो हम इनको लेते हैं, तो इनमें क्या होगा, H3PO4 है, पानी में डाला, हल्का सा टूटा, जब प्यार से धीरे धीरे एचाइन एक निकल गया और ये बाकी बचा रह गया, तो हो गया H2PO4-। फिर एक बार ये टूटेगा धीरे धीरे, तो फिर यहाँ से एचाइन निकलेगा, तो फिर ये H4- ये -2 रहेगा। फिर एक एचाइन, जो हम जल्दी से लिख रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आपका एक नाम स्टार्ट होगा जिसका नाम है, जो है कॉमन आयन इफेक्ट। एक बार कोई अगर बैठा है, निकला हुआ है, तो दूसरा कोई जाएगा भाग यहाँ से, निकलने नहीं देगा, तो इसका नाम होगा कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे मान लो अभी मेट्रो के सामने देखो तो 2 रिक्शा वाले रहते हैं, इसी नीचे खड़े रहते हैं, तो वो लगाए रहते हैं। दूसरा रिक्शा वाला आता है, भाग यहाँ से, अभी बोहनी नहीं हुए, तो देखो ये रिक्शा लिए था और दूसरा रिक्शा आ रहा था, तो दोनों आपस में कैसे थे, कॉमन, तो ये वाला उसको भगा रहा है। तो यहाँ भी वही कहानी होगी, जब कई सारे एचाइन देने वाले हैं तो देखो यहाँ से एचाइन निकल गया, अब ये भी झाँक रहा है, हम भी आ रहे हैं, तो ये पहले से बैठा रहेगा ना, और यहाँ से आ गया भाग यहाँ से, तो इसको भगा के वापस भेज देगा, तो जल्दी नहीं टूटेगी, तो यानी कम टूटेगी। तो इसका रीज़न होगा कॉमन आयन इफेक्ट। पढ़ाएंगे, एक वर्ड है कॉमन आयन, बहुत डिटेल इक्विलिब्रियम में, तो इतना आसानी से नहीं टूट जाता है, बताएंगे सब वहाँ पे इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो। लेकिन यहाँ आप सब तोड़ रहे हैं धनाधन, तो टूट गया। तो यहाँ कितने लोग टूटे हैं, पहला टूटा तो कौन सा बना, K1, दूसरा टूटा कौन बना, K2, तीसरा क्या हो गया, K3। इनमें वैल्यू अलग अलग होगी। सबसे बड़ी वैल्यू K1 होगी कि देखो प्यार से टूटा, एचाइन बैठा है मस्त। तो जब ये वैल्यू ज़्यादा तो K वैल्यू ज़्यादा। अभी तो पढ़ाया हूँ। अब इतना शांत कहे बैठो बे, हैं कि क्या लगता है कि आइस खाने आए हो क्या, गाल पे हाथ रख के, जब ये नहीं पल्ले पड़ रहा है। ये बना कि नहीं बना, तो ये भाई साहब टूटे कि नहीं टूटे हैं, तो क्या बने हैं ये ना, तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो ये ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होगा नहीं होगा, ज़्यादा हो गया, तो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, P के। अब दोबारा ये फिर टूटने जा रहे हैं, फिर टूटने जा रहे हैं, तो ये पहले से बैठा है, तो इसको देख रहा है, देख आ रहा है यार, आ रहा है, भाग यहाँ से भी बोहनी नहीं हुई है, तो ये कहाँ भागेगा, इधर तो भागेगा वापस। जाके देख लेना, अभी खड़े होकर 2 मिनट खड़े रहना। रिक्शा वाला 3-4 हम ये मोहल्ले होते हैं, अगला को चौथा रिक्शा वाला आता है, कहाँ से आगे, कैसे आगे, अभी तो हमारा बोहनी नहीं हुआ है, निकलो यहाँ से। तो वो भी रिक्शा वाला था, जो आ रहा था वो भी तो रिक्शा वाला था, तो किसको भगाया, रिक्शा वाले कार वाले को, और कार को भगा देगा तो उठाएगा रिक्शा उक्सा के, अगर देह लाते लात पड़े कहाँ कहाँ, तो यहाँ किसको भगाएगा ये भी जान लेना, उसमें ऑप्शन में रहता है। तो कॉमन वाले भागा, पता चला कॉमन है किसी और लिखा रहता है, इसमें किसी को बैक किया या पॉइंट आ गया तो उसमें लिखा होगा H आयन और कहीं लिखा हो कार्बोनेट आयन, तो कुछ इंडिया भाई साहब इसको ही मार के चले जाते हैं। अभी H कहाँ हो सकता है यार, उसका उल्टे ही हो सकता है, इतना दिमाग ये लगा देते हैं। कॉमन माने एक जैसा, तो ये कॉमन, तो ये बैठा था, ये पहले से बैठा था उसी सोल्यूशन में, तो ये भगा देगा, तो वापस कहाँ आया, यहाँ पे। तो ये बना या टूटा, बन गया बैक में ना, तो कम निकला होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। यहाँ मान लो यहाँ से निकले 20 लोग, तो 20 में से अगर 10 वापस आ गए, 10 बचे हैं ना, तो पहले कंपैरिजन में कम है कि नहीं है, कम है। अरे एग्जाम्पल है, मान लो 20 वाले गए कि भैया यहाँ हम खड़े होंगे, तो क्या सबको भगा देगा, 1-2 तो उसमें दम वाला होगा, तो अरे ऐसी तैसी का तुम ही खाली चलाओगे रिक्शा, तो 1-2 तो वहाँ रुकेंगे ना, बाकी सबको दौड़ा ले डंडा लेके। तो यहाँ से कुछ H आयन वापस आ जाएंगे, तो यहाँ कम मिलेंगे, तो ये ज़्यादा रहेगा H आयन इस पहले वाले में। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम। तो पहले K1 वैल्यू क्या है, ज़्यादा, तो दूसरे वाले थोड़ा सा कम, तो तीसरा वाले क्या, उससे कम। तो ये आर्डर पढ़े हो, ये पढ़ा जाता है। जब इसमें पहले में K1 की, इसकी जब प्रोडक्ट कम बनेगी तो K1 वैल्यू पहले वाले में ज़्यादा, तो K की वैल्यू ज़्यादा, दूसरे वाले में ये वैल्यू थोड़ी कम, तो इसके की वैल्यू K2 वैल्यू कम, इसमें भी K3 की वैल्यू कम, इसकी वैल्यू कम, तो K3 की वैल्यू कम। तो आर्डर क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आर्डर क्या हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसको पलट के बताओ कि भैया आर्डर ऑफ किसका, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, तो यहाँ क्या बोल दे, जोड़ रहे थे। तो तोड़ना जोड़ना क्या है, एक दूसरे रूप ही तो है, नहीं समझ पा रहे हो।
एक दूसरे के रूप हैं। चलो इसमें एक पॉइंट और बता देते हैं। चलो इसमें एक कहानी बताते हैं। कहानी कुछ नहीं है, ये तुम्हारा पॉइंट है। ये रहा PO4 - 3, ये लिखा है ना। आखिरी में कहाँ गए भाई साहब? ये तो गलत कहा है, नहीं सही तो लिखे है ना। हाँ ठीक है, ये रहा। तो आखिरी में क्या होगा? ये सब अलग अलग टूटे हैं ना, तो इसको अलग अलग जोड़ दें। तो हम ले 3H, एक पास ये इनको जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? H3PO4 कि नहीं? या फिर पलट दो, एक साथ तोड़ देते हैं। ये रहा H3PO4, एक बैग पानी में डालें तो ऐसा हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? पलटा और सीधा से पढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या किया था? अलग अलग तोड़ा था, तो इसको हमने एक बार तोड़ दिया। तो पहला क्या हो गया? स्टेप वाइज। और ये क्या हो गया? ओवरऑल। तुमको मैं इक्विलिब्रियम से लाइक समझा रहा हूँ, इसमें समझाते तो भी हिल जाते हैं, क्योंकि इसमें लिगेंड लगा है L, उसमें क्लियर नहीं होगी, यहाँ पे तोड़ तोड़ के दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? ओवरऑल क्या हो गया? टूटना। तो इसमें कितने प्रोसेस हुए होंगे? 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कह दें ओवरऑल बराबर K। अरे पूरा लगातार यहाँ से डायरेक्ट, ये यहाँ डायरेक्ट बन गया, टूट गया। तो इसमें क्या कहेंगे? K बराबर क्या कहेंगे? K1 × K2 × K3। नहीं समझ में आया? जुड़ना नहीं, मल्टीप्लाई। K अगर जितने स्टेप टूटा है तो ओवरऑल स्टेप बराबर K1 K2 K3 ये हुआ। तो अगर हम ये इसमें पढ़ सकते हैं तो हम इसमें क्यों नहीं पढ़ सकते? तो यहाँ पे भी वही है। नीचे पढ़ो, इसको मिटा दें, उसमें आ जाओ। तो ये लगातार हुआ है, तो ये कैसे होगा? β4 बराबर क्या होगा? अरे यहाँ तोड़े हैं, यहाँ जोड़े हैं, तब भी वही रहेगा, चाहे तोड़ो या जोड़ो। ये रहा। तो क्या कहेंगे? K1 × K2 × K3 × K4, ये हो गया। तो यहाँ से आपको वापस वहाँ ले गया। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट R। कह रहा है देयरफॉर रिलेटेड, ये दोनों रिलेशन एक साथ हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं? ये रिलेशन कौन सा है? ओवरऑल। ये रिलेशन कौन सा है? स्टेप वाइज। तो आप क्या कहेंगे? ओवरऑल एंड स्टेप वाइज रिलेशंस एक साथ। तो अगर सेम प्रोसेस में देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? β4। तो यहाँ क्या कहेंगे? K बराबर क्या? K1 K2 K3। तो यहाँ क्या कहेंगे? इसको β4 माने हो तो क्या? K1 K2 × K3। ये है जुड़ना और ये है टूटना। तो जुड़ने और टूटने में एक ही स्टेप वाइज चलती है, ये बराबर ये। क्लियर हो गया? अब इसका एक पॉइंट है जो उससे सवाल पूछो डिब्बा में दिया है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल कापर को लिया है। चलो ठीक है। तो ये तो तुम्हारा अभी जो तुमने पढ़ा है ये तो मैंने नोट करना है। ये पूरी प्रोसेस इक्विलिब्रियम की है, यहाँ की नहीं है। यहाँ मैं कंपेयर कर रहा था, इसलिए हटा दिया गया यहाँ से कि देखो भैया। अच्छा मान लो चलो लिगेंड का तुमने खुश होकर पढ़ा कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम भी हटाया क्या चैप्टर से? तो ये दोनों इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? तो अगर यहाँ से हटाया तो पूछेगा नहीं? पूछेगा। β4 नहीं कहेगा, कुछ और 4 कहेगा, क्या करोगे? नीचे लिख देगा कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। तो अब एक चीज़ है कि ये तो β4 आपने कहा 4 के लिए, तो βn कह दो। नहीं समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट किसके लिए? अगर हम βn कह दे तो ये 4 लिगेंड के, आपके कौन सा लिगेंड? 6। जनरली 4 और 6 नहीं समझ पा रहे हैं। या 4 से 6 से ज़्यादा कौन हम फिक्स कर रहे हैं? हम तो यहाँ 6 बोलेंगे, हम पढ़ाए हैं। हम कह रहे हैं 6 नहीं, 7 8 9 10 कुछ भी। लिगेंड तो बहुत सारा लग सकता है। तो यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा? n। तो यहाँ क्या कहना पड़ेगा? n। तो बराबर क्या हो जाएगा? K1 K2 K3 K4। उसके बाद डायरेक्ट कर दो, डाट डाट ना, तो डाट डाट कर दो, डाट 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 Kn। गिनते रहो कितना लिगेंड का है। ये अब आपका एक लिगेंड के लिए नहीं है, 4 लिगेंड के लिए नहीं है। अब ये बहुत सारे लिगेंड हैं, इसमें 6 भी आ जाएगा, इसमें 8 भी आ जाएगा। जो आपको पढ़ना है उसके लिए कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ इफ़ वी टेक, कह रहा है आयन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेप वाइज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशंस ऑफ द, ये लिखा है क्यूप्रेमियम आयन्स इन हैव द फॉलोइंग सिरोन। एग्जाम्पल ले लिया, बिठा दें कैसे जुड़ेगा। अभी आप किसको जोड़ रहे थे? कोई मेटल होगा
और कोई लिगेंड होगा, यही तो बोले हैं। लेकिन मेटल लिगेंड कौन, तो कोई सारा, तो जो एनसीईआरटी कह रहा है उसको ले लेता हूँ। तो एनसीईआरटी किसको ले रही है, कॉपर और अमोनिया को। चलो पहला पॉइंट्स मिटा दें इसको एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे ये है, आप कॉपर लेते हैं और अमोनिया लेते हैं, ये आपका मेटल है कॉपर और आपका लिगेंड क्या है, अमोनिया। कॉपर की बैलेंसी किस फॉर्म में है, +2। अरे पढ़े होगे ना, सेंट्रल मेटल आइटम या सेंट्रल मेटल आयंस, ये पढ़ा था ना, इनको जोड़ो। तो यहाँ जुड़ेगा तो कौन सा निशान आएगा, इक्विलिब्रियम का। तो ये हो जाएगा M का मतलब Cu, और यहाँ क्या होगा, अमोनिया। अमोनिया कितना है, एक लगा दिया। इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, जो न्यूट्रल लिगेंड लगा होता है तो जो आपका ये चार्ज होता है वो डिब्बे पे होता है। अरे पढ़ाया था, सेंट्रल मेटल के अंदर लिगेंड अगर लगा है वो न्यूट्रल है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल मेटल का होता है। दूसरा हो, अब वो लगा होगा, ठीक है, तो वो अगर लगा होगा तो फिर एक अमोनिया लगाएगी। हो सकता है कि इन्होंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं बनाए तो है, वरना नहीं बनाए हैं, डब्बा बना के दिखा दिया है, नहीं समझ पा रहे हैं। अरे चाहे ऐसे लिख दो चाहे यहाँ प्लस लिख दो, बात वही है। अमोनिया को ऐसे लिख दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है, तब भी वही है। दूसरा हो, दूसरा लेंगे कॉपर, यहाँ पे क्या है, अमोनिया, और ये आपका +2, फिर एक लिगेंड होगा अमोनिया, फिर इससे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CuNH3, अमोनिया कितना, 2, यहाँ पे +2। तो इस वाले को क्या बोलोगे आप, K1, इसे क्या बोलोगे, K2। ये रहा CuNH3, अमोनिया का 2, ये +2, यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया, यहाँ पे K3, यहाँ पे लग जाएगा CuNH3 का होल 3 +2, ये K3 है, ये रहा CuNH3, ये हो जाएगा K4, ये हो जाएगा CuNH3 का होल 4, ये इतना क्लियर हुआ। तो जो अभी आप M और L पढ़ रहे थे वही तो लिखा है, ये वही लिखा है। हमने इसको 2 बार नहीं लिखा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, यह वही लिखा है। तो जो ये लिखा हुआ है वो इसे फिर कर सकते हैं, क्या कहेंगे, अगर आपसे कहा जाए ये ओवरऑल देखा, तो ओवरऑल क्या बोलोगे इसको, β4, जो नीचे लिखा था। तो β4 बराबर क्या हो जाएगा, K1 × K2 × K3, यही तो कहेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, तो एग्जाम्पल तौर पे आपकी किताब पे लिखा हुआ है। डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, कॉपर लेंगे +2, कितना लेंगे, अमोनिया, अमोनिया कितना, 4, तो ये आपका बनेगा CuNH3 का होल 4, यही तो कहेंगे, +2। तो ये β4 बराबर क्या कहेंगे, CuNH3 का होल 4 प्लस कंसंट्रेशंस डिवाइड बाई कॉपर +2, और जो है, और उसके बाद ये NH3 के मुंडी पे क्या जाएगा, 4। एक्सप्रेशन जितने नंबर होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक नंबर, ये प्रपोर्शंस होते हैं पावर्स ऑफ। ये पढ़ाएंगे आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे, तो इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया है। जो आगे गिनती लिखी होती है वो कहाँ जाती है, पावर, यानी मुंडी पे पावर जाती है। तो ये रहा एक लाइन जो यहाँ पे दिया है ना, इस पे आओ नीचे, क्या लिया है, कह रहा है कि द एडिशंस ऑफ 4 अमोनिया गिव टू, कह रहा है अमोनिया ग्रुप टू कॉपर, सो ये पैटर्न फाउंड फॉर मोस्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट इन दिस सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये डिक्रीजेस। ये रहा, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है,
कह रहा है द एडिशंस ऑफ 4 अमोनिया ग्रुप टू कापर, यानी जो 4 अमोनिया है उसको हम कापर के साथ जोड़ते हैं, ऐड कर रहे हैं। कह रहा है सो ए पैटर्न्स फाउंड फॉर मोस्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट, जो आपका ये पैटर्न होगा तो उससे हमें क्या मिलेगी, अलग अलग जोड़ते रहेंगे तो उससे हमें कांस्टेंट मिलेगी। तो एक तो अलग अलग कांस्टेंट होगी और एक डायरेक्ट कांस्टेंट होगी। तो ये कह रहा है एडिशन 4 अमोनिया, अगर एक साथ जोड़ देते हो किससे, कापर से, तो उससे हमें कांस्टेंट मिलेगी जिसका नाम बीटा 4 है। क्या कह रहा है, इन दैट दी सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीजेज। ये वर्ड अभी आपको तो बताया हूँ, बीटा 4 और अलग अलग जुड़ना। तो अलग अलग जुड़ने की वर्ड क्या है, K1 इज़ ग्रेटर देन K2 इज़ ग्रेटर देन K3 ग्रेटर देन K4। नहीं बताया हूँ क्या, तो यही तो अंग्रेजी में लिखा है। अरे आपसे पूछा जाए इसका आर्डर बताओ, तो आर्डर क्या लिखोगे, इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है, K1 है, उसके बाद K2, उसके बाद K3, उसके बाद क्या होगा K4। इसको समझा दिया हूँ आपको, जैसे कॉमन आया ना इसे जुड़ने की बात है, इसलिए मैंने वापस एसिड पे गया था। तो इस पर एक बार जुड़ेगा तो उसकी जो K1 वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, दूसरा K2 भी जुड़ेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी K1 से कम होगी, फिर K3 होगी। तो इसका मतलब है इस अगर स्टेप वाइज जोड़ दो, अगर आर्डर देखा जाए, ये स्टेप वाइज का आर्डर ये हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या, एकदम सिस्टमेटिक बताया हूँ। जुड़ना मतलब टूटना, दोनों एक के मतलब है। आप चाहे तोड़ के देख लो चाहे जोड़ के देख लो, वही आंसर आएगा सेम तरीके से, वही लाइन लिखा हुआ है। तो मैंने इसलिए एसिड में गया था कि उस पर आपको दिक्कत हो, तो ये आर्डर हो जाएगा। ये आपका अलग अलग कांस्टेंट का आर्डर है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू K1 फिर K2 ये, तो ये आप कहेंगे आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का आर्डर है, ये आपका आर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, क्या लिखा हुआ है, K, देखो अगर आपसे कहा जाए K1 K2, चलो ये है, इसको जो है ना K बराबर क्या कहते हैं, या बीटा 4 बराबर। अच्छा हम K बराबर क्या कह सकते हैं, K1 K2 K3 इंटू K4 कह सकते हैं। तो हम इनको ये भी तो कह सकते हैं, बीटा 4 ले लो ना, कन्फ्यूजन ना रहे। तो कहेंगे log ले लेते हैं, log बीटा 4 नहीं ले सकते। अरे इसको डब्बा में बंद कर दो, तो यहाँ बराबर log बराबर इधर log, दोनों तरफ सुने होंगे, दोनों तरफ log लेने पर। तो यहाँ चाहो दोनों तरफ log लेने पर, ये तो भाषा सुने होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4, ये तो कह सकते हो। इसको तोड़ तोड़ के लिख दिया, नीचे क्या लिखा है, और एडिशन ऑफ 4 अमीन कह रहा है, अमीन ग्रुप्स कह रहा है फ्रॉम ए कापर टू सोन ए पैटर्न ऑफ द फाउंड मोस्ट फाउंडेशन, कह रहा है मोस्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट इन दैट द सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीजेज। ठीक है, कह रहा है कि इन दैट सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीजेज इन केस ऑफ, ये देखो क्या लिखा है, log K1 बराबर कितना दिया है 4, log K2 बराबर कितना 3.2, log K3 बराबर कितना 2.7, log K4 बराबर 2। इससे तुम्हें क्या नसीहत हुआ, और बीटा 4 बराबर कितना 11.2। तो 11.9 का जो वैल्यू है इन्हीं में से तो आई होगी। तो अब आप एक काम करो, सबके वैल्यू देखो, तो उसमें K1 वैल्यू कितना दिया है 4, बड़ी है कम, बड़ी है। उसके बाद तो ये log के फॉर्म में दे दिया कि अगर आप log के फॉर्म में देखते हैं तो इनकी सबकी वैल्यू देखोगे तो K1 वैल्यू ज़्यादा, फिर K2, फिर K3, फिर K4। नहीं समझ में आया, तो चाहे जिस भाषा में पूछे, ऐसे बजाय log कह दिया फिर उसकी वैल्यू दे दिया। तो अलग अलग वैल्यू, अब अलग अलग वैल्यू देखो ये दिया है, और टोटल अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 4 3 7 2 9 2 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। तो इतना बराबर तो इतना है ही है, तो ये पूरे वैल्यू दिया है, पूरे वैल्यू को जोड़ बराबर वो, तो यानी एकदम सही है। यहाँ दिया है इसकी वैल्यू 11.9 और इस सब की वैल्यू दिया है, तो ये log के फॉर्म में दे दिया 4 3.2 4 3.2 2.7 और 2 2.7 और 2, ये देखो लिख दिया। क्लियर, तो जितनी भाषा थी आपको क्लियर हो, ये सब पॉइंट आपको पूछा हुआ है। तो ये बातें यहाँ तक हो गई।
लाग ले लिया। अब उन्होंने लाग लेके नहीं दिखाया, उन्हें कहा कि यार कुछ समझा करो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं। अब एनसीईआरटी पढ़ो तो समझदार हो गए, तो एनसीईआरटी इसलिए समझदारी दिखा के छोड़ देती है, और आप भी छोड़ देते हो कि चलो छोड़ो अगले साल देखेंगे इसको यहीं पे। तो जो छोड़ रहा है उसको छोड़ो नहीं तो ये छोड़ के चली जाएगी। तो एक भाषा तो और हो गया, एनसीईआरटी लिए लिखा होगा नीचे, कहाँ लिखा है देखो, लिखा है इन दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट आर, क्या लिखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या, K1 K2 K3 K4 ना, ये तो बोला है। क्या कह रहा है, आप ये क्वांडेशन कंपाउंड इज डिफाइंड टू रेसिप्रोकल कांस्टेंट ऑफ, क्या लिखा है, फॉर्मेशंस। तो लिखो भैया, ये लाइन लिख लो अपनी भाषा में, लिखो बीटा 4 या बीटा 4 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिखिए बीटा मतलब समझ में आ गया ना, बीटा वाला क्या है, ओवरऑल कांस्टेंट। और ये जो नीचे लिखा होगा किसका होगा, ये जो है स्टेप वाइज। तो लिखो बीटा या बीटा 4 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितने कॉम्प्लेक्स हैं सब कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन, यानी K1 K2 K3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके अंदर क्या आएगा, K1 K2 K3 K4, ये रहा। तो ये बात लग रहा है समझ में नहीं आया। अरे यार कोई टूटेगा और कोई जुड़ेगा, तो ये रिलेशन क्या है, इन्वर्सली या डायरेक्टली, इन्वर्सली। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये टूटता है तो K1 K2 बनेगा, ये जुड़ बनता है तो यानी K1 K2 K3 और बीटा 4 में एक इन्वर्सली है, ये जुड़ा हुआ है, ये टूटा हुआ है, तो कोई टूटेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, ये बना हुआ है तो बनने का रिलेशन क्या है, टूटना। तो ये एक दूसरे का रिलेशन प्रोपोर्शनल है। अगर कोई बीटा 4 है या बीटा है तो यानी उसमें से क्या होगा, K1 K2 K3 K4 बनने। तो ये बोला रेसिप्रोकल्स, ये वर्ड है। तो ये एक रिलेशंस है कि बीटा 4 या बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ लिखा ऊपर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन ऑफ क्वांडेशन कंपाउंड, रेसी लिखा है ना, इज डिफाइंड रेसिप्रोकल कांस्टेंट ऑफ किसका, फॉर्मेशन कांस्टेंट्स। ये रहा। ठीक है, तो ये लाइन चाहो नीचे लिख लो, लिखो द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ORR, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट्स ORR डिसोसिएशन कांस्टेंट्स इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट्स या ORR डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्डेशन कंपाउंड्स is defined as, of coordination compounds is defined as the reciprocal of the formation constant, reciprocal of the formation constant, reciprocal of the formation constant, reciprocal of the formation constant। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल कांस्टेंट, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये कितना दिया है, ये यानी K1 K2 K3 भी दिया है ना। क्या पूछ रहा है, इस गिवन देन बीटा 4 कॉम्प्लेक्स इतना। तो आपका जो है बीटा 4 पूछ रहा है और ये बीटा 4 पूछ रहा है, और क्या दिया है, ये दिया है K1 K2 K3 K4। नहीं समझ पा रहे हैं,
इसकी वैल्यू दिया कि नहीं दिया? दिया है। तो बीटा 4 आपका इनवर्सली रिलेशंस है, तो इसका मतलब है 1/, ये कितना दिया है 10⁻18 है ना, 13 माइनस में प्लस में, तो इसको हटाओ कांस्टेंट मान लो, तो कोई कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये साल करो कोई वैल्यू आएगी, साल कर लो 1/, तो ऊपर कितना जाएगा 10 के पावर कितना -13, और ये 1/21 है, साल कर लो, तो कितना जाएगा, यहाँ पे अगर आप 1 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, एक और बढ़ा दीजिए 100 कि नहीं, तो 100 कर देंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट तो कितना हो जाएगा 21, 4 दूनी 8, 4 बढ़ जाएगा ना नियर अबाउट, तो 1 0 और हमने बढ़ा लिया, अरे 10 है इसको 21 से करेंगे तो पॉइंट बढ़ाया 0, तो 4 बार, तो आप हो जाएगा 0.4 × 10 के पावर -13, तो ये हो जाएगा 4 × 10 के पावर 14 माइनस, ये हो जाएगा। तो यही सवाल एक बार यही पूछा हुआ है, ठीक है। चलो हेडिंग एप्लीकेशंस, ये सवाल बहुत आया है, जो अगला है एप्लीकेशंस। तो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एक कोऑर्डिनेशंस, दूसरा पॉलीमर और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये 3 चीज़ ना हो ना, तो जो आज इंडिया चाइना को पीछे कर दिए है ना, तो गायब भी होना स्टार्ट हो जाएगी। जाके फिल्म देखेंगे, चाहे मोबाइल पे देखें, चाहे टॉकीज में देखें, अगर कोई भी सोना पहने तो हम भी सोना पहनेंगे, 1 किलो पहने तो हम भी 1 किलो पहनेंगे। अब वो जरूरी सोना थोड़ो हो, चाहे गड़बड़ झाला जाना पड़े, देखा होगा। तो शौक़ तो पूरा करना है, तो शौक़ कहाँ पूरा होती है, डिपेंड करता है मनीराम के ऊपर। आपके पास पैसा है तो आप यहाँ जाइए, नहीं है तो गड़बड़ झाला जाइए। तो देखा होगा ऐसे एकदम काले कलूटे राक्षस की तरह होते हैं, लेकिन सलमान खान अगर पहने हैं वो तो वही पहने रहते हैं, देखा होगा पहने रहते वो भी, मतलब शौक़ पूरा करना है। अगर मान लो वो पहने हैं 10 लाख 20 लाख 5 लाख का, तो वो कितने पहने होते हैं 100 रुपये वाला 50 रुपये, अभी ना शौक़ पूरा करते हैं। तो शौक़ कहाँ पूरा कराती है, तो उसके लिए केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, यहाँ भी है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पॉलीमर, अब मान लो कपड़ा पहनना है, अब मान लो तुम्हारे पास मेहनत हो रहा है, जैसे ये उम्र होती है मेहनत करके कुछ करना, हम नहीं कर पाए, तो ऐसा थोड़ा ज़िंदगी भर घर वाले, जैसे आप आज तुम्हारे बाप जवान है तो कल बुढ़े भी होंगे, तो वो तुम पे डिपेंड रहते, लेकिन तुम उन पे डिपेंड हो जाते हो। जैसे मान लो मेहनत किए नहीं और बेचारे 60 साल के हो गए, अब कहीं तो लाओ कुछ पैसा दो, कह रहे जब पैसा दे के पढ़ा रहे थे तो तुम पता नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ छल्ला बना रहे थे, अब हमारे पास कहाँ है, हमारा तो जाने की उम्र हो गया है, अब तुम्हें देना चाहिए, उल्टे तुम हमसे मांग रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान रखना कि पता चला कि छल्ला फंसाते फंसाते सब फंसते रहो यहीं पे। तो ये पॉलीमर भी बहुत यूज की है, पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो आपको जैकेट पहनना है लेदर का, अब नहीं है तो कहाँ जाओगे, चलो सिंथेटिक पॉलीमर के पास चलते हैं, रबर है, तमाम सारा पढ़ाएंगे, तो उसी से काम चला लेते हैं कि नहीं। तो वो भी बहुत काम की चीज़ें हैं। जूता पहनना है, नहीं मिलेगी, चलो फिर आप पॉलीथीन के पास, पॉलीमर के पास, तो बहुत सारी चीज़ें मिल। कपड़ा है, ऐसे मान लो आपको 20 लाख कपड़ा पहनना नहीं है तो 20 रुपये पहनो, क्या दिक्कत है, पॉलिस्टर है, तो सब चलती है, सब मिलती है। तो ये अगर पॉलीमर भी ना होते तो गाड़ी नहीं चलती। नहीं समझ में आ रहा है क्या? पत्ती पत्ता लपेटे होते घुमा करते, अब बकरी बकरा कुछ खा लिया तो भागा करेंगे, देखा होगा ऐसा। तो अब वापस आते हैं, इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ, इम्पॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सब के सब। तो देखो कुछ पॉइंट तो तुम जान चुके हो, तो जो जान चुके हो उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट पॉइंट हमने बोला था, क्या बोला था इसमें, कि सिस्प्लेटिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एंटी कैंसर में। अब आप ये इसको अगर जाने हैं एंटी कैंसर, तो जब आप MBBS में सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ फार्मा होगी, तो वहाँ फार्मा में एंटी कैंसर किस फॉर्म में यूज की जाती है, सिस्प्लेटिन, और कहाँ कहाँ कैंसरों में यूज की जाती है। थायराइड कैंसर है, ओवरी कैंसर है, लंग्स कैंसर है, कहाँ कहाँ के कैंसरों में यूज। तो अलग अलग कैंसर नाम सुना होगा, अब अलग अलग कैंसर है तो अलग अलग दवाई चलेगी। अब ऐसा थोड़ा है, नाम तो एक है, कैंसर का मतलब कोई थोड़ा है कि कैंसर एक वर्ड है कि किसी चीज़ को क्या करती है, ख़राब करती है। जैसे आपका लोहा है,
छत पे पड़ा हुआ है, 5 साल बाद गए लोहे नहीं है, तो पता भूत लेके चले गए, भूत नहीं, क्या हो गया, कैंसर। ऐसा होता ना, भूत चले गए नहीं, तो कैंसर हो गया उसको, तो वो भी कैंसर है। खिड़की है बनवा दिए, दोबारा ध्यान नहीं दिए, तो वो भी कैंसर है। उसको भी आप क्रीम पाउडर लगाइए, उसको मालिश वालिश करिए बढ़िया सा, तब चमकेगी कि नहीं। इंसान है, अगर इंसान भी अपने आप को मेकअप ना करे, क्रीम पाउडर ना लगाए, तो वो कैंसर हो जाएगा उसको भी। तो लोग लगाते हैं, देखा होगा। तो चमक धमक, जैसे घर की पॉलिश करना है, आपको लोहा वहा का पॉलिश करना है, तो घर चमकाते थोड़ा कि घर पे शादी है तो नहीं, क्या बचा रहे हैं आप, घर को आप जो है ख़राब होने से बचाते हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे आपका दीवार वाल हो, फंगस से, बैक्टीरिया से, तमाम सारे जो है आपके मकड़ी से बचाते हैं। तो बैक्टीरिया, फंगस, इन लोगों से हमें बचाया जाता है, तो उसे हम पॉलिश करते हैं। ऐसे इंसान भी पॉलिश करते हैं, कुछ लोग बहुत पॉलिश करते हैं, तो उल्टा हो जाता है सब। समझ में आ रहा होगा ना। तो ये सब वहाँ पे लिखा है, और देखो कहाँ लिखा है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है। तो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ चिलेट थेरेपी इन मेडिकल केमिस्ट्री। एकदम बात सही है। देखा होगा जब बीमार होते हो तो पहुंच जाते हैं लोग ब्लड निकालने के लिए, तो आपसे पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, या पर्चा दिखाओ, पर्चा दिखाया तो उस पर लिखा होता है कि भैया हीमोग्लोबिन की जांच करनी है, ठीक है, और तमाम सारे जांच होते हैं। देखा होगा कि आपको एनीमिया की जांच करना है, यानी ब्लड में, या तमाम सारा जांच होता है, तो 2 वायल लाता है। तो कभी अगर वायल मांगोगे कि क्या उसमें लिखा है, तो तूने ध्यान नहीं दिया। तो एक वायल प्लेन होगा, एक वायल में EDT पड़ी होगी, या ऐसे वायल होंगे जिसमें और इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े होते हैं। तो EDT का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग्स को क्या करती है, एंटी क्लॉट करती है, क्लॉट नहीं होने देती है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, पूरा फैक्टर्स है। बायोलॉजी में पढ़ोगे, जैसे मान लो बॉडी में कहीं चोट लग गई, तो चोट लग गई तो 3 से 5 मिनट के अंदर यहाँ क्लॉट होना चाहिए। तो एक बॉडी क्लॉट कराती है, उसके लिए आपका कई सारा रोल है, विटामिन K का रोल है, आपका कैल्शियम का रोल है, या फिर आप बायोलॉजी का रोल है कि अगर आप कहीं बॉडी में कट गए, तो कटेंगे तो वहाँ इंजरी होगी, तो इंजरी होगी तो आपका फाइब्रिनोजन होता है, ऐसे करके पढ़ा होगा, या प्रोथ्रोम्बिन पढ़ते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज करेगी, उसके लिए इंजाइम लगता है, थ्रोम्बोकाइनेस, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन में चेंज होगी, तो उसके लिए भी इंजाइम। तो यहाँ पे आपको, हमें बायोलॉजी मतलब नहीं है, हमको मतलब है EDTA से। ये रहा EDTA, ये रहा। तो EDTA अगर आयन के फॉर्म में होती है तो उसे बोलते हैं EDTA-4, तो ये काम करेगी। तो यहाँ पे लिखा होगा, तो कह रहा एन एग्जाम्पल इन ट्रीटमेंट ऑफ द कह रहा प्रॉब्लम काज बाई द presence ऑफ ए मेटल इन टॉक्सिक पॉइजन्स इन द प्लांट एनिमल सिस्टम्स। 10 कह रहा है एक्सिस ऑफ कॉपर एंड आयरन कैन रिमूव फॉर ऑफ चिलेटिंग। अच्छा, ये दूसरा चीज़ है जो हमने बताया, नीचे लिखा होगा। अच्छा, एक काम हो गया एडिटिंग का, दूसरा काम है इसका, क्या काम करेगी ये, ब्लड क्लॉट नहीं होने देगी, यानी क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉटिंग। ये एंटी क्लॉट्स, एंटी क्लॉटिंग। दूसरा पॉइंट इसका है EDTA का कि ये पॉइजनिंग में भी कुछ करते हैं। जैसे मान ले क्या है, होता क्या, जैसे मान लो कोई नदी में या समुद्र में गिर गया, तो उसे क्या करते हैं, कुछ चीज़ डालते हैं, जाल या कुछ डालते हैं, गुच्छा बांधते हैं ताकि उसको पकड़ के लाए। मुझे तो बहुत सारे देखा होगा, ऐसे वीडियो बनाते पता चला कि बह गए देखा होगा, या वीडियो बनाते तो सुना कि अपने 3रे महले पे थे, नीचे आ गए। तो ये वीडियो बड़ी खतरनाक, इसमें बैन होना चाहिए कि आप सेल्फी नहीं ले सकते हैं, कहाँ नदी में नहीं ले सकते हैं, अपने छत पे जाकर नहीं ले सकते, ये सब कानून बनाना चाहिए कि नहीं। कितने सारे तो इसे मर जाते हैं। पहले पतंग से मरते थे, आ रहा है 1 रुपये एक पतंग, देखते 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 कूदते कूदते पता नहीं कहाँ कूद जाते थे। देखा होगा भैया, पूछे 10 साल पहले पतंग से मरते थे, छत से पता चला कि दूसरे छत पे पहुँच गए, वो गिर गए वहाँ से। अब पतंग से कम मरते हैं, अब मरते हैं मोबाइल से। तो ये रहा, तो मान लो गिरे नहीं, मान लो कुछ खा लिए। और आजकल अगर आप बलरामपुर में जाके देखना चाहे तो जाके देख लो, कितने सारे 11-12 बजे रात में आते हैं, तमाम सारे। क्या कहानी है, हमने उसके लिए जान देने को तैयार हैं, डायलॉग रहता हूँ अरे यार ड्यूटी करो तो पगला जाओ, बता रहे हैं करके, एकदम वही 15-16 साल जान देने तैयार। क्या कर लिया, पूरा मार्टिन खा गए, मार्टिन आते पूरा मार्टरे खा गए। देखा होगा ऐसे करे, तमाम सारे जो है कुछ टेबलेट होता पूरा खा गए। तो देखो ये टेबलेट लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है एन एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसमें, प्रॉब्लम काजेज बाई द परजेंस ऑफ मेटल इन, कह रहा है टॉक्सिक, कह रहा है प्रपोर्शन इन प्लांट एनिमल। सही बात है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो काज करते हैं, जैसे लेड,
कोबाल्ट्स। अगर ये स्टमक में चला गया तो वहाँ पे क्या करेगा, या प्लांट में बहुत सारे होते हैं, कुछ पता चला ये पेड़ लगा है, हमारे घर में तो पेड़ सुखवा दिया, पता नहीं क्या उसमें डाल दिया, तो कुछ ऐसे मेटल के पॉइजनिंग होते हैं, या और भी वाटर गर्म करके या कुछ डाल देते हैं तो पेड़ सूख जाता है, इंसान भी सूख जाते हैं। ये रहा, तो कह रहा है कि एक्सिस ऑफ कापर, तो क्या है, एक्सिस ऑफ कापर एंड आयरन आर रिमूव बाय द चिलेटिंग लिगेंड्स। ये रहा, तो अगर आप कापर और आयरन की पॉइजनिंग हो तो उसको भी आपको चिलेटिंग बना के, तो चिलेटिंग कौन बनाती है, बाइडेंटेट से लेके पॉलीडेंटेट। तो ईडीटीए क्यों इस्तेमाल करते हैं, ईडीटीए में बहुत ज़्यादा गुच्छा बनेगा, 6 जगह से डोनर साइट्स हैं, तो ज़्यादा चिलेटिंग बनाएंगे। अरे मान लो किसी के पास 2 हाथ हैं और किसी के पास दुर्गा जी हैं, उनके पास कितना हाथ होता है, कितना है, 8-10 ठू ना, कितना होता है। तो अगर मान लो किसी को तलवार मारना है, किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ खिलाना है, जितना हाथ रहेगा तो तुम्हारे मान लो 8 हाथ हो जाए, कितना बढ़िया रहेगा कि नहीं। एक हाथ से लिख रहे हो, एक हाथ से खा भी रहे हो, एक हाथ देख भी रहे हो, किसी को पीछे से उंगली भी कर रहे हो, तो कितना सारा काम कर रहे हो, कितना काम है, 8 हाथ है ना। तो ज़्यादा हाथ रहेगा तो काम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो क्या पकड़ने मजबूती बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ भी क्या पढ़ा रहे हैं, किसी को पकड़ो निकालो। तो अब 8 हाथ हो गए, तो इसे मान लो आप इतने लोग बैठे, किसी के पास 8 हाथ हो तो बेचारा छुपाए रहेगा, कैसे दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे तो हम अकेले हैं। अगर सबके पास 8 हाथ हो तो टेंशन नहीं, तो अब दिखाएंगे देखो ये 8 हाथ है, एक रहेगा तो नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे पॉइजनिंग है, तो पॉइजनिंग के यूज करना पड़ेगा आपको ईडीटीए में। तो आगे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, चिलेटिंग लिगेंड्स, आगे कह रहा है डी पेनिसिलामिन्स एंड क्या है, डिसफेरॉक्सिन्स बी इज ये फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। ये तो अगर इन दोनों, ये देखो ये जो आपका बना हुआ कंपाउंड्स है जिसका नाम है डी पेनिसिलामिन्स, इसका मतलब ये आप फार्मा में पढ़ेंगे कि ये दवाइयाँ होती हैं। बस इतना जानिए कि एक तरह का अमीन का लगा लास्ट में, अमीन, तो अमीनो ग्रुप की जो है मेडिसिन होगी, पढ़ाया जाएगा। ये पूरा केमिस्ट्री आगे मॉडिफाइड हो जाएगी कि भैया सल्फ़र ग्रुप वाले मेडिसिन कौन होते हैं, अमीन ग्रुप वाले मेडिसिन कौन होते हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ लो। नहीं देखो छोटा छोटा नाम मिल रहा है, पगला जाओगे फार्मा पढ़ते पढ़ते। आगे लिखा है डिसफेरॉक्साइम्स। देखो इसमें क्या क्या होगा, आयरन होगा और ऑक्साइम्स होगा। तो ऑक्साइम कहाँ, अभी पढ़ाएंगे कीटो ग्रुप्स, कीटोन्स, तो वहाँ ऑक्साइम पढ़ाएंगे और साथ आयरन। तो ये लिखा है बी, कह रहे वाई द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किससे, ईडीटीए यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। ईडीटीए कहाँ यूज करते हैं, लेड पॉइजनिंग में। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, कह रहा है कि प्लेटिनम इफेक्टिव इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर्स। ये रहा सिस्प्लेटिन। तो यहाँ पे सिर्फ बोला है सिस्प्लेटिन ट्यूमर में, मेडिकल साइंस में पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ किस ट्यूमर में, क्योंकि बटा हुआ है, बहुत सारे कैंसर दवाइयाँ हैं। आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका, ये तो फोटो वोटो तो आजकल खिंचा रहे होंगे कि नहीं, लेकिन वो धुलाने वाला काम बंद हो गया। पहले चलता था, नहीं चलता था। अरे पहले फ़ोटो खिंचाते थे, फिर कहाँ जाते थे, धुलाने के लिए। तो कहता था भैया आज दे दो इसको रील को, 2 दिन बाद ले लेना, देखा होगा 2 दिन बाद ले लेना। तो कहते बढ़िया से धोना, ये पता नहीं कैसे तो इसका सिर कहाँ गया, तो खाली नीचे वाला है। कभी ऐसा बॉल होता है कि नहीं होता है, कई बार बॉल हुआ मेरे सामने हुआ कि ये कौन सी फ़ोटो दिए हैं, ये ऊपर वाला कहाँ गया। मेन तो यही होता है, देखा होगा इतनी लड़ाई होती थी, और खासकर मोहतरमा लोग इतना लड़ती थी, इतना बढ़िया से हमने यहाँ दिखाया था, ये कहाँ गया, क्यों नहीं है। अरे मैडम दोबारा खींच लेंगे, आप परेशान क्यों, फिर दे देंगे, आपसे डबल पैसा नहीं लेंगे। ये जो जितने ये धुलने वाले थे आए दिन परेशान होते थे, देखा होगा, क्योंकि वो अब तो बंद हो गया, उन बेचारों का नया सिस्टम हो गया तो बंद हो गया। आए दिन लड़ाई चलती थी। शादी में गए, मान लो कोई बढ़िया लहंगा पहन के गया, अब उसका आधा ही लहंगा फोटो आया है, पड़ोसी का आ गया, उसके लिए लड़ाई। तो मैडम क्या करें, आप लहंगा पहले फिर से आइए, फिर से खींच देते हैं, और ये हो सकता है ऐसे करके वो बहुत डांट खाते थे। तो वापस आइए इसमें, तो हेडिंग है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में अब यहाँ पे फोटोग्राफी वाला के मेन कहानी होती धुलने वाली उस टाइम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटो खींचिए, सेल्फी ले, दूसरे भेज दीजिए। पहले से धुलने कहानी, इसका जो है धुलना। तो फोटोग्राफी में तो पढ़ देता हूँ, उसमें रिएक्शन होती थी। तो जो आपका रील होता है, रील, वो रील देखा, रील होती थी, ये रील हो गई, या कहीं हाथ पैर तोड़ लिया, आजकल बहुत कॉमन है, तो इसको भी एक्सरे खींचते थे।
तो देखा होगा ऐसे करके। ये जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं वो ठंडी में ठंडा पड़ जाते हैं। जो हड्डी वाले कह रहे यार आजकल तो पैर टूट के आ ही नहीं रहा है, कमर टूट के आते नहीं, हाथ टूट के आते नहीं, वो ठंडा रहते हैं। ठंडी में जो होता है, जितने एंगर हैं मतलब जैसे 18 साल से लेकर 17 जो बाइक को दौड़ाते हैं, यही हाथ पे तोड़ के लाते हैं ना, तभी तो डॉक्टर की फ़ायदा होगी। तो ठंडी में कहते हैं ठंडी लगती, बाहर निकलते नहीं हैं, कुछ ही सारे निकलते हैं, बाकी सब निकलते नहीं, बैठे रहते हैं। जब थोड़ा सा मौसम कम ठंडा रहता है या मौसम ठंडा आने वाला है या ठंडा जाने वाला है, तभी उनकी सीजन होती है डॉक्टरों की। जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं कह रहे अब सीजन आ गई है, मतलब पैर तोड़ के लाएंगे तभी तो प्लास्टर चढ़ाएंगे। तो वो आए दिन दुआ करते रहते हैं यार जल्दी मौसम बदले, जल्दी पैर उठ के तोड़ के आए। ये पक्का है, जो ब्रांच उठाता है उसको पता रहता है किस ब्रांच में पैसा है और कब है। तो जैसे एक ब्रांच है, जैसे आजकल बहुत फेमस हो गया है न्यूरो वाला, ये बहुत चलता है, जिसके जो चल गया तो चल गया। ये न्यूरो में क्या है, कोई खाएगा दिमाग से तो पैदल रहेगा, बैठा पढ़ के दिमाग का कुछ और हो गया, फ़ोटो देखते थे कुछ और हो गया, देखा होगा ऐसे करके, वीडियो देखते कुछ और हो गया। कहाँ चले, नस वाले डॉक्टर, न्यू दिमाग वाले के पास। तो आजकल दिमाग तो सबका ख़राब रहता है, वो दवाई कमाता है। इनका CT स्कैन होना है, MRI होना है, अब MRI करवाएगा, दवाई लिखेगा 20 रुपये 100 रुपये का, लेकिन MRI जरूर करवाएगा, देखा होगा। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा लूटते हैं वो इनका सबका सीजनल होता है। तो कहेंगे जाओ भैया जाओ अपना पैर तोड़ गया उसको पहले खुचवा के, आप बहुत प्यार से, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, इसको तो मैं ऐसे जोड़ दूंगा कि भाई देखना चाहे, मतलब वहाँ पे उसको थोड़ा मक्खन लगाते हैं कि आप टेंशन ना लीजिए, तोड़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं यार, जुड़ जाएगी। अब अगर उसको हड़का देंगे तो यंग रहता है, उठा के डॉक्टर खोपड़ी फोड़ देगा। तो बहुत प्यार से, टेंशन ना लो, बस सेब वो खाते रहो, कैल्शियम वैल्शियम ले। पूरे घर वाले से कहना कि पनीर खिलाएं, सुबह शाम तीनों टाइम खिलाओ, अच्छा चीज़ है, ये सब खाया करो, दूध पिया करो। अब वो भी कहता बहुत बढ़िया चीज़ हो गया, तो कहता पैर तोड़ो दूध पियो, पनीर खाओ कि नहीं, तो उसके दिमाग में ये चला करता है। अब ये रहा फ़ोटो खिंचा के आए, तो इस पर लेप होता है AGBR की, ये रहा AGBR की। तो AGBR की लेप होता है, तो इसको अगर आप जितने बढ़िया से इसको लेप को हटाओगे तो इसके नीचे जो फ़ोटो होगी वो फिक्स होगी, यानी उस पर आएगी। अब जैसे मान लो रील देते हैं तो 2 दिन बाद देते हैं, लेकिन आजकल इतना भीड़ लगी है, पैर तोड़ना, कमर तोड़ना, कोई भी तोड़ के चले आए, तो वो कहते हैं भाई जल्दी से जाओ, खिंचवा के और पकड़ के ले आओ बस खाली उसका फिल्म। तो जो तुम्हें जाएगा तो कहेगा यहीं रुको, अभी हम अंदर जा रहे हैं रूम में, तो छोटे रूम में जाएगा, वहाँ पता नहीं धोएगा लाएगा, कहेगा ऊपर पकड़ लो, बीच में ना पकड़ो, ऊपर पकड़ाएगा, देखा होगा। तो सीख लो पहले से, कहे ऊपर नीचे पकड़ाता है, बीच में कहे पकड़ाता है। अब पता चला हड्डी तुम्हारी यहीं टूटी थी, यही तुमने पकड़ लिया। अब वो डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, यार नया चीज़ इसमें क्या आ गई, तुम्हारी हड्डी के साथ साथ ये सफ़ेद सफ़ेद क्या दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ऊपर पकड़ाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर कोने पकड़ाता है तो वहाँ पे पैर वर नहीं होता, हड्डी नहीं होती। नहीं तो पता चला कि तुमने पकड़ लिया, अब वो सफ़ेद पैर में उसमें आता हो तुम्हारा सफ़ेद, तो यार तुम्हारे पैर में तो पहले कोई कील पड़ा है क्या, कह रहे क्या बात करते सर, अभी पहली बार तो तोड़े हैं पैर को, ये रहा। तो इसको धुली जाती है। तो एक होता है हाइपो, पढ़ देता हूँ, जो कह रहा है कि इन दी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, मिला उसके ऊपर, कह रहा है डेवलप फिल्म इज फिक्स्ड। इसका मतलब आप जो है उसको धोओगे, उसके अंदर जो फोटो होगी उसे फिक्स करोगे। तो ये लिखा हुआ है डेवलप फिल्म इज फिक्स्ड बाई, क्या करेगी, वॉशिंग, किसके साथ, हाइपो के साथ। NO2H2O3 हाइपो का फार्मूला होता है, NO2H2O3 बस ये, या तो ये लिखा होगा हाइपो 5H2O, तो ये पानी से कोई मतलब नहीं होता। हाइपो का फार्मूला है ये सोडियम थायोसल्फेट्स, थायो, या इसको अगर हम तोड़ते हैं तो आयन में लिख सकते हैं, ये रहा आयन में, पानी में डालेंगे टूट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O3 -2। डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि पूरा लिख दो, ये हम पानी में डालें तो टूट जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, और साथ में क्या बनेगा, H2O3 -2, H2O3 -2। हाइपो का फार्मूला ये है, ये सारा बहुत काम आता है।
कि जब कुछ लोग अब इसको नहीं देते हैं, अभी बताएं क्यों नहीं देते हैं। पहले लोग बेच देते थे, अब बेचते हैं, अब फिल्म नहीं देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि आप अगर ब्लैक या वाइट फोटोग्राफी को फिक्स करना चाहते हैं तो किससे धोइए? हाइपो से, हाइपो के पानी से धोइए। तो क्या होगा? विच डिजॉल्व द अनडिकम्पोज AgBr। तो AgBr क्या हो जाएगी? अनडिकम्पोज। विच डिजॉल्व इन अनडिकम्पोज। अन मतलब क्या होता है? नहीं, क्या नहीं हो? AgBr यानी ना टूटे। तो आखिर AgBr जो वहाँ पे नहीं टूटेगी तो उसमें लगी रहेगी, तो जहाँ जहाँ वो होगी उसी हिसाब से तो आपका फ़ोटो दिखेगा। अब मान लो पूरा धो दिया तो गायब हो गई, कुछ बच में नहीं किया तो फ़ोटो भी गायब हो गई। तो वहाँ जाके लड़ो कि कोई फ़ोटो खिंचाए तो हमारा खोपड़ी कहाँ गया, खाली नीचे वाला पार्ट दिखा रहे हैं आप। ऐसा देखा होगा, बहुत लड़ाई होती थी। कान कहाँ चला गया, इतना बढ़िया हमने सज धज के आए थे, वो गायब हो गया। बहुत लड़ाई होती शादी ब्याह में। इसीलिए चुन चुन के लाते थे फोटोग्राफर को कि बढ़िया हो तुम, बढ़िया फ़ोटो खींचते हो। कह रहा हम फ़ोटो तो खींच देंगे, धुलने का काम किसी दूसरे का है, उससे जाके लड़ना, हम थोड़ा धुलेंगे। लड़ने लगते उसी से कि तुमने फ़ोटो गलत खींचा है। अरे कह रहा हम फ़ोटो सब सही खींचे थे। अब कौन तुमको समझाने जाए? खींचने वाला अलग और धुलने वाला अलग रहता है। तो अनडिकम्पोज कह रहा है व्हेन डिजॉल्व द अनडिकम्पोज AgBr टू फॉर्म। तो क्या करेगी? अब देखो, अगर ये जो है वहाँ पे AgBr है वो किसी इसके साथ जुड़ जाए तो क्या बनाती है? AgH2O3-2 बनती है ना। ये रहा कि उसके ऊपर कितना है? -3। यही तो है। आओ देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये रहा AgBr प्लस क्या ले लें? Na2H2O3। ये रहा। इसको तोड़ेंगे तो सोडियम को ही छोड़ दो चाहो तो क्या मिलेगा? पानी के अंदर क्या मिलेगा? अरे पानी में ये टूटा है ना, तो इसके अंदर क्या पड़ा रहेगा? सोडियम। यहाँ से निकल के जाएगा, किसके साथ जाएगी? इसके साथ। तो यहाँ से क्या मिले? Ag। तो ये ले लिया Ag। कितना ले लें? आपको ये H2O3 एक तरह का लिगेंड की तरह काम करेगा। अब हमें यहाँ पे कितना चार्ज लाना है? अरे सिल्वर का चार्ज एक होता है, यहाँ पे एक है, फिक्स है। तो जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज उसके अंदर हो। तो बना लो दिमाग, रटना कुछ नहीं है। ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ पे चार्ज कितना होता है? 2। तो ये ऑलरेडी कैसी है? बाइडेंटेट। नहीं समझ में आ रहा हो क्या? बाइडेंटेट। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टी तो कितना होगा? 2 दूनी 4। तो यहाँ कितना कर दें? 3। काम बन गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 में आपका रहेगा माइनस। तो यहाँ पे कर दे, इधर लाएंगे प्लस, तो ये कर दें माइनस, तो -3। अरे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रटना है, जिससे रिएक्शन करेगा उसका चार्ज फिक्स होता है। तो चार्ज कितना है इसका? +1। तो इसके अंदर कितना रहेगा? प्लस। लगाओ दिमाग, ये पहले से तोड़ के देख दिया, माइनस है। कितना चार्ज है? -2। तो यहाँ पे अगर -2 है, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4, यानी हो गया 4 उसमें मोनोडेंटेट। तो 4 तो इसमें नेगेटिव रहेंगे, हमको इसको प्लस लाना है 1। तो यहाँ कितना कर दें? माइनस। तो जब -3 होगा +4 तो कितना आएगा? +1। +1 बन गया। ये बन गया कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स रटना नहीं है। तो AgBr जो टूट रही थी वो इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, यानी इसके साथ टूटी होगी, इससे रिएक्शन की होगी और ये बन गया। और यही जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनती है, इसी को जो है तो पानी क्या करते हैं? हाइपो को लेते हैं, इसके साथ धोलते हैं और यहाँ से Ag, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, उस AgBr पे क्या लगी होगी? ये सॉरी रील के ऊपर क्या लगा होगा? AgBr लगा होगा ना। हाइपो तो ये है ना, पानी तो ये है, यानी रील की जो पानी होती है वो एक्वस के फॉर्म में होती है। तो आप ले गए फिल्म, पानी में इसे रगड़ते हैं, रगड़े तो यहाँ से क्या निकलेगी? जो वाइट कलर का पाउडर यानी AgBr किसके साथ जाएगी? ये आपके इसके जो आपके काम ये है सोडियम थायोनेट का मतलब थायोनेट आयन के साथ उसी में पड़ी होगी, क्योंकि ये भी पानी में पड़ी है तो टूटी होगी। तो यहाँ का Ag जहाँ से निकल के किसके साथ जाएगा? थायोनेट आयन के साथ। तो ये क्या बन जाएगी? अब कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से जब रील के ऊपर से जाएगी तो इसके नीचे जो आपकी फिल्म पे फ़ोटो है उसको फिक्स करके जाएगी। और ये कहाँ चली जाएगी? उस जहाँ पे धोते हैं। अरे कहाँ धोएंगे? एक ड्रम लेंगे, एक बाल्टी लेंगे, रह गए फिल्म फ़ोटो खींच के, मान लो एक्सरे खींचा तुम्हारा, एक्सरे खींचा, सीधा खड़े रहो, खड़ा रहा, खींच दिया, तो ही रुको, बाहर बैठो आ रहे हैं, तो उठा लेगा फिल्म ना, तो धुलेगा ना उसको। तो उसके ऊपर कौन सी लेप लगी है? AgBr की। तो पानी में तो धोएगा, उस पानी का नाम क्या है?
हाइपो कहते हैं इसको। तो हाइपो में धोएगी तो जब अभी तो कुछ नहीं है, इसके नीचे तुम्हारा फिल्म के नीचे आएगी एक्सरे के नीचे, तो यहाँ से AGBR तो हटना है ना कि नहीं हटना है। तो ये पानी में हाइपो के साथ पकड़ के कॉम्प्लेक्स उसी पानी के अंदर बनाई रहेगी, और जिस चीज़ फॉर्म में हटेगी नीचे फोटो फिक्स कर देगी। तो इसी को बोलते हैं, AGBR पढ़ाया था सिलेबेसर, और सिलेबेसर में सिल्वर हैलाइड है, और सिल्वर हैलाइड क्या बनाती है? PPT। तो ये PPT क्या बोलेंगे? अनडिकम्पोज किस में चली गई? कॉम्प्लेक्स बना के, यानी जो नहीं टूट रही थी टूट के पहुंचा दिया उसमें कॉम्प्लेक्स में, इसका नाम हो जाएगा अनडिकम्पोज, यानी PPT वाली है, इसमें बन जाएगी। और ये बन जाएगी, उसके नीचे आपकी फ़ोटो फिक्स हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कि आपकी फ़ोटो फिक्स हो गई। और इसका नाम है, अगर आप ये लिख लो सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाई है, ये कॉम्प्लेक्स है, या इसका पूरा नाम कर दो, कभी कभी पूरा नाम। इसके अंदर सोडियम पड़ा होगा यहाँ पे, तो या तो आयन बजाय सोडियम वाला, तो क्या नाम हो जाएगा? Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगी, ये पूरा हो जाएगा। सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? सोडियम इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव, तो क्या नाम हो जाएगा? एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स। इसका नाम लिखेंगे तो अर्जेंटेट आएगा, 8 सेंट्रल मेटल में नाम 8 हो जाएगा, ये रहा। तो ये आपके जो है एक और बचा है, बस एक और समझा देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी, तो हेडिंग है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में आएंगे। मेटलर्जी समझते हो? कोई मेटल किसी गंदगी में हो उसे अलग करना, तो एक चैप्टर है पूरा मेटलर्जी। सुना मेटलर्जी? जैसे अरे कोई आयरन है यार, किसी फार्म में पड़ा है, या लोग कहीं किसी चीज़ में, कहावत सुना, खोदी पहाड़ निकली चूहिया, ये तो सुने होंगे। तो ये मेटलर्जी में नहीं आता है, ये आता है F ब्लॉक वालों के लिए, यानी जैसे जितने खतरनाक, जैसे यूरेनियम, ठीक है, जिसने आपके ये माइन मेड जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट नेचुरल वाले, पहाड़ खोदते हैं, थोड़ा सा मिल जाता है, फिर उसको यूज करते हैं, बम बनाते हैं, तमाम सारा क्या करते हैं, तो उसके लिए है। लेकिन जो मेटलर्जी का मतलब होता है कि मेटल को अलग करना है, किसी फॉर्म में गंदगी के फॉर्म से अलग करना है। तो बहुत सारे मेटल को अलग की जाती है, तो इसमें से ये रहा मॉन्ड प्रोसेस, और ये वो। तो और देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहाँ होगा? मेटलर्जी यहीं कहीं लिखा होगा यार, ये है सबसे इधर, जहाँ हेडिंग लिखा एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके नीचे वाले लाइन में लास्ट लाइन क्या लिखा है? सिमिलरली प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैन बी अचीव थ्रू द फॉर्मेशंस ऑफ सबसिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मिल गया? फॉर एग्जांपल निकल्स। तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल्स, इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल्स, हाँ यही तो नीचे है जो पढ़ रहा हूँ, वही इंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट समझते हो? निकालना, आप अलग करने आ रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है इंस्ट्रक्शंस, यानी अलग करने आ रहे हैं। तो एक प्रोसेस होता है मॉन्ड प्रोसेस निकिल के लिए, तो देखो लिखा होगा, तो निकिल के लिए आप पढ़ते हैं प्रोसेस जिसका नाम है मॉन्ड प्रोसेस। निकिल के लिए मॉन्ड्स प्रोसेस फॉर निकिल, ये निकिल को अलग करना है। तो एक साइंटिस्ट थे मॉन्ड्स, उन्होंने अलग किया था। कैसे अलग करते हैं? सबसे पहले आप निकिल लीजिए, तो निकिल ले लिया। निकिल मेटल होता है तो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में। इससे आपको CO लेना है, कार्बोनिल कंपाउंड CO कार्बोनिल, कितना ले लीजिए? 4। तो इसे गर्म कर दीजिए कुछ टेम्परेचर पे, तो ये बन जाएगी NiCO का होल 4। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर कॉम्प्लेक्स बन गया। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स कॉम्प्लेक्स। अब भूल गए कौन सा चैप्टर, भूल गए। तो यहाँ पे जो भी कहानी होगी किस पे होगी? कॉम्प्लेक्स में। सिल्वर आपने फ़ोटो खींचा, एक्सरे कराया, तमाम सारे आपने फ़ोटो खींचते हैं,
उसमें फोटो जो फिक्स की जाती है वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कह रहे फोटो फिक्स करते हैं कॉम्प्लेक्स बना के, कैसे? सिल्वर ब्रोमाइड सोडियम या थायोसाइनेट से या हाइपो से रिएक्शन करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये गलाई है। इस पे टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर 300 से लेके अगर 350 तक ले लेते हैं तो ये बन जाएगी। 300 से लेके 350 केल्विन तक लेते हैं। अब क्या कर दिया जाए? अगर यही चीज़ बनी है, ये बनी हुई थी, क्या कर दिया जाए? अरे यार इस टेम्परेचर के ऊपर बढ़ा दो टेम्परेचर। 350 से कितना कर दें? 400 500 बढ़ा दिया तो टूट जाएगी, तो ये तोड़ दो। समझ में आ गया? इसके ऊपर टेम्परेचर, तो आप 350 है तो कह दो 350 से ऊपर, तो आप ले लो एबव 350, या ऐसे कर दो यार 360 हो गया, या 350 से लिख दो 470। खुश? अरे कौन जाता है याद करने? बोल दो एबव 350 डिग्री, सब उसी के अंदर आ गया कि अगर ये बना है एबव 350 ले लेंगे तो ये टूट जाएगी, तो टूटेगी तो क्या बनाएगी? निकिल। फिर क्या बनाएगी? ये तो निकिल अलग होगी कि नहीं? तो पहले तो गंदगी में थी, अरे उसमें निकिल पड़ा रहा, ये पड़ा रहा, ये सब पड़ा रहा, उसमें इस फॉर्म में थी, हमने उसको अलग किया और फिर इसको आउट टेम्परेचर करके अलग कर लिया। तो अब जो निकिल निकल के आएगी तो तुम्हें लग रहा होगा निकिल तो पहले से अलग थी, पला कहाँ थी? ये पूरी गंदगी थी, कीचड़ पहाड़ के अंदर पता नहीं कहाँ तमाम रही होगी, अब ये अलग किए हो, ये पता लगे यहाँ भी अलग है तो यहाँ भी तो अलग है सर। तो तुमको लग रहा है हम बोर्ड पे लिखे हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी, गंदगी, बालू, तमाम सारा चीज़ें, कीड़ा मकोड़ा पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। अब ये सब नहीं लिख रहे हैं ना, तुम्हें मेन रिएक्शन चाहिए तो रिएक्शन मिल गया। तो ये हो गया मेटलर्जी में मिल जाती है। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, ये बता दूंगा कल। और उसके बाद में ये थोड़ा सा एप्लीकेशन क्या पढ़ाना है, एक टॉपिक है छोटा मोटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अभी आपने पढ़ा है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, आप क्या पढ़ेंगे? मेटल कार्बन कंपाउंड्स। मेटल के साथ क्या लगा होगा? कार्बन। जैसे नाम सुना होगा RMgX, ये तो RMgX, R का मतलब कोई कार्बन मतलब इथाइल या मिथाइल, ये किससे लगी हो? Mg से, यहाँ मान लो ये है। तो जब इसको ओपन करोगे तो ऐसे मिलेगा आपको, ये लगा होगा। तो देखो क्या लगा है, मेटल Mg, मेटल है, किससे लगी? कार्बन से। तो ये आपका मेटल कार्बोनिल्स, नहीं मेटल कार्बन, ये लिंकेज पढ़ाना है और इसका नाम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ तो उन्होंने नाम वाम कहीं ज़्यादा लिया नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक में इसका रिएक्शंस है, तो इसको पढ़ाना ज़रूरी है, वरना इससे भी सवाल आएगा। तो जहाँ जहाँ पॉइंट है, तो NCERT को रिड्यूस करने से कोई हमें ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलेगा। अब अगर मान लो हमने ये मेटल कार्बन नहीं पढ़ाया तो तुम पहले ही सवाल खड़ा करोगे मैग्नीशियम कार्बन क्या है, इसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं कि ये सिग्मा है कि पाई है, कैसे जुड़ा है, रिएक्शन बन करा रहे हो, तो हमको तो रटवा रहे हो आप। ये तो आज आप रटे हैं, कल हम तो भूल जाएंगे। ये कौन बॉन्ड है ये मुझे बताओ, तो कहेंगे सिग्मा, तो कहेगा अच्छा पाई नहीं हो सकती, ये पार्शियल तो नहीं हो सकती, तमाम सारे इसमें वर्ड आएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेटल और ये है नॉन मेटल, तो आयनिक भी हो सकती है, नहीं हो सकती? अरे मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पे मेटल और कुछ और हो जाए तो कहीं तो कोवैलेंट है, तो इसका पढ़ाना पड़ेगा डिटेल्स, क्योंकि इसका यूज है रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक में। तो अब इसके बाद जो है कल ख़त्म हो जाएगी ये चैप्टर, तो अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो बता दो तुम लोग, नहीं जो तुम्हें लगे, हमें सब ऐसे पढ़ाऊँगा पूरा चैप्टर। इतना तो तुम्हें पता हो गया होगा कि इक्विलिब्रियम की चीज़ें लाग में डाल सकता हूँ, तो कौन चैप्टर पढ़ा सकता हूँ? सब चैप्टर ऐसे पढ़ाऊँगा, चाहे वो तुम्हें ये लगे चाहे कोई भी लगे, सब सिंपली पढ़ाऊँगा, लेकिन